चीज आपके लिए अगर नहीं भी पता होती तो आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम क्यों मिले हैं और क्या हमारा मकसद है आज की क्लास का, या बेसिक हमारा एजेंडा क्या है। तो बेटा बेसिक हमारा एजेंडा ये है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप एग्जाम। जस्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि अगर मेरी आवाज और मेरी आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। सॉरी यार, मैं इक्विपमेंट्स के मामले में ना थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आई होप सो आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, सो माय नेम इज़ बिलाल और मैं आपको जो है वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का कोर्स पढ़ाऊंगा। सर ये अच्छा, मुझे दो तीन चीज़ें सबसे पहले तो आप बता दें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट एग्जाम है और कितने ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट एग्जाम है प्रोफेशनल का। हाउ मेनी ऑफ यू फर्स्ट एग्जाम? फर्स्ट है, लास्ट है, फर्स्ट है। ओके। अच्छा, कितने बच्चों ने जो हमारे यार तवानी से बाहर के, इज देयर एनीवन हु इज आउटसाइड तवानी? आप कहाँ से? सीबी, अच्छा आप यूनिवर्सिटी के, अच्छा और कोई? ओके, गुड, आपका तो नहीं पता। ओके, तो जो बेसिक मकसद ये पूछने का क्या है। देखिए, दो एक्सट्रीम्स इस क्लास में पाई जाएंगी। तीसरी भी एक हो सकती है कैटेगरी के जो मिड ऑफ द वे में एग्जाम को लेते हैं। बट दो एक्सट्रीम मैंने अक्सर इस क्लास के अंदर देखी है, एंड द फर्स्ट वन इज कि नॉर्मली बच्चे जो है वो इस एग्जाम को लास्ट के तौर पे देते हैं या फर्स्ट के तौर पे। मतलब ज्यादातर इस एग्जाम के बारे में ना एक ये बना हुआ है कि आइदर यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम इन द लास्ट या फिर फर्स्ट। अच्छा, दो तीन मिथ्स हैं, हम पहले उन बातों से शुरू करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड कि यार ये मिथ्स क्यों हैं और इसके पीछे क्या क्लैरिफिकेशन हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एसबीएल के बारे में आप सब ने कुछ ना कुछ एटलीस्ट सुना होगा। ठीक है। एसबीएल का एग्जाम क्या है, एसबीएल का एग्जाम क्यों है, एसबीएल का एग्जाम पहले किस फॉर्मेट पे होता था, इसके अंदर क्या क्या एरियाज हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इनके ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए। मतलब ये दो तीन सवालात हैं जो मैं भी अपने आप से पूछूंगा अगर मैं एक एग्जाम को पढ़ने के लिए बैठूंगा। देखो, इस एग्जाम का ना एक डायनामिक्स इज टोटली डिफरेंट। आप इस क्लास में बैठे हैं, आप किसी भी क्लास में बैठे हैं एसबीएल की, आप कहीं से भी एसबीएल पढ़ते हैं, आपको दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करवा देता है। बहुत ही मतलब बहुत से बच्चों का मेरे पास ये रिव्यू आता है कि सर ये एग्जाम था, ये क्या था, और फिर मैं पास भी हो गया। और बहुत सारों का, जैसे आई नो इंडिविजुअल्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट एज वेल। अच्छा, बाय द वे दिस इज फॉर दी उर्दू हिंदी स्टूडेंट्स, राइट? फॉर द इंग्लिश वन, इफ देयर इज एनीवन, वी आर गोइंग टू कीप अ सेपरेट क्लास, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये नाइटमेयर है। मतलब मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसका सिक्स टाइम में एसबीएल पास हुआ, और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका पहली मरतबा में एसबीएल पास हुआ। तो दो एक्सट्रीम्स तो मौजूद है इस एग्जाम की। ठीक है। अब इन दो एक्सट्रीम्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस टारगेट या हमारा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन क्या होना चाहिए, या हम कैसे इस एग्जाम को उस कैटेगरी में आएंगे। सर हम बोलेंगे एट द एंड ये क्या है एग्जाम, मतलब इतना आसान भी कोई एग्जाम हो सकता है सर? वाकई इस एग्जाम के अंदर कोई कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। मतलब इफ यू हैव स्टडीड एसबीआर ना, अगर आपने एसबीआर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है ना तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछे ना तो आई वुड कंसिडर एसबीआर एज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बहुत स्टैंडर्ड्स आते कितने, यू नो इट वेल, बट पढ़ना तो पड़ते हैं भाई। ठीक है। इसी तरह आप एसबीएल को देखेंगे ना तो देर इज नो स्टैंडर्ड, देर इज नो रूल ऑफ फॉर्मेटिंग द आंसर्स ऑफ द एसबीएल एग्जाम। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री से पहले शुरू करूंगा बात को कि एसबीएल की हिस्ट्री क्या थी। एक जमाना पहले एसबीएल कैसे स्टार्ट हुआ था। सर सितंबर 2018, दैट वाज द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम। सितंबर 2018 से पहले सर ये एसबीएल एग्जाम का फॉर्मेट डिफरेंट होता था, और उससे भी पहले ये एग्जाम दो एरियाज में डिवाइडेड था। एक एरिया था P1
और दूसरा एरिया था P3। अच्छा, इररिस्पेक्टिव इसमें क्या था, वी डोंट नीड टू नो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मुझे इस वक्त पता होनी चाहिए, वो ये है कि अब ये दो पेपर की जगह एक सिंगुलर एग्जाम आ चुका है, और अब उस सिंगुलर एग्जाम का नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। पहले दो पेपर होते थे, दो एग्जाम्स हुआ करते थे। अब इन दो एग्जाम्स की जगह देयर इज अ सिंगुलर एग्जाम व्हिच इज नोन एज स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। इस एग्जामिनेशन के भी दो फॉर्मेट्स टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, यानी दो मर्तबा ACCA इस एग्जाम को चेंज कर चुका है। सबसे पहला फॉर्मेट जो इस एग्जाम का आया था इनिशियली, जिसको मैं अपनी क्लास में कहता हूँ दैट इट वाज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ नर्व्स। इट वाज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ नर्व्स। मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज से ज्यादा ना ये आपकी पेशेंस का टेस्ट था, बिकॉज दैट स्पेसिफिक एग्जाम वाज ऑफ 4 hours and 15 minutes। आप इमेजिन करें 4 घंटे 15 मिनट आपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होता, और उसमें एक 12 पेजेस की केस स्टडी को क्रैक करना था। 12 गॉडडैम पेजेस, 4 घंटा 15 मिनट आपने इस क्लासरूम के मतलब उस कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना है, एंड यू हैव इन्वेस्टेड 100,000 PKR। 1 लाख रुपए का एग्जाम था ये, जिसको आपने इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद आपने इस एग्जाम को देना था। तो बेटा ये उस वक्त वो एग्जाम जब ये मौजूद था उस फॉर्मेट के अंदर, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ, तो उस फॉर्मेट के अंदर ये नॉलेज से ज्यादा इट वाज द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। क्या आप कितना पेशेंटली अपने एग्जाम को फॉलो अप करते हो, कितना पेशेंटली आप उसको कंप्लीट करते हो। मोर ओवर, कंप्लीट करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क जो कि हमें करना होगा। सर सितंबर 2023 के अंदर, 2022-23 के अंदर क्या हुआ, इस एग्जाम का फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया, और अब ये एग्जाम दो एरियाज में डिवाइडेड है। ये एक अनोमली है, ये पूरे ACCA में आपको ऐसा एग्जाम कोई नहीं मिलेगा जिसमें आपको 15 दिन पहले कुछ रिसीव हो जाए उस एग्जाम से रिलेटेड। दिस एग्जाम इज नाउ बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। इसका पहला पार्ट है जो कि आपको 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन मिलेगा। बिफोर द एग्जाम, जिसको हम कहते हैं प्री सीन। 15 दिन बिफोर द एग्जाम ना आपको एक प्री सीन मिलेगा। अब ये प्री सीन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगी। पहली चीज क्या होगी, यू आर गोइंग टू गेट द इंडस्ट्री दैट विल बी टेस्टेड इन योर एग्जाम। सर ये इंडस्ट्री क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एक कंपनी टेस्ट हुई थी जिसका नाम था मील किट। आपने अक्सर सुना होगा आजकल कीटो डाइट का बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, जिनसे जो मेरी तरह होते हैं, जिनसे एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें जरा ये आसान एरिया नजर आता है, एंड दैट इज टू गो फॉर सच डाइट्स जो कि हमें कंपैरेटिवली जल्दी पतला कर देंगे। ठीक है, तो वो कीटो डाइट की तरह की एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था मील किट। नॉट स्पेसिफिकली कीटो डाइट, बट उसमें कस्टमाइज्ड मील मिला करते थे, हेल्थ ओरिएंटेड मील्स मिला करते थे, और बाहर के मतलब पाकिस्तान से बाहर लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दे डोंट वांट टू कुक, सो दे रियली वांट टू हैव सच टाइप ऑफ मील। तो ये कंपनी बाहर टेस्ट हो चुकी है लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। जब कंपनी टेस्ट होने का मतलब क्या होता है सर? देखें, आपको एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का मतलब है that you are going to strategize yourself in such a way that you are portraying business leadership skills in your exam। नहीं समझ आई बात? आप स्ट्रैटेजाइज करोगे इस तरीके से अपने एग्जाम के अंदर कि आपसे जो भी सवाल बिजनेस लीडरशिप के हवाले से पूछा जाएगा, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द आंसर, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स इन द मैनर कि आप एक बिजनेस लीडर के तौर पर उससे बात कर रहे हो। ऐसा लगेगा that you are actually a business leader, you are wearing the cap of a business leader, and you are communicating to different parts of the stakeholders। अब आप बिजनेस लीडर के तौर पे CFO से कम्युनिकेट करवाए जाओगे, आगे और लोगों से कराए जाओगे, वो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट 15 दिन बिफोर द एग्जाम you are going to get a 10 to 12 pages of पेपर्स, जिसके अंदर आपके पास दो चीजें बताई जाएंगी। एक आपको बताया जाएगा इंडस्ट्री, और दूसरा आपको बताया जाएगा कंपनी के बारे में। यानी
आपको ये कहा जाएगा कि देखिए लेट्स सपोज एक मैं ये कह सकता हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं वो अमरेली स्टील, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी आपको बताया जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या नॉर्म्स होते हैं, इस इंडस्ट्री के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इस इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, ये इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, इस इंडस्ट्रीज के कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में से एक कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपनी की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, तभी तो सवाल बनेगा ना। तो उस कंपनी की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब उस कंपनी की थोड़ी सी डिटोरिएटिंग किस्म की सिचुएशन होगी, उसमें नंबर्स भी डिक्लाइनिंग पे होंगे, उसके ट्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, 17-18% के मार्जिन आते होंगे, रोस आते होंगे, रिटर्न ऑन इक्विटीज आते होंगे, आपकी कंपनी के 10 भी नहीं आ रहे होंगे। ऐसे मसाइल आपको शुरू शुरू में बताए जाएंगे। फिर आप जब इस तरह की सिचुएशन में फंसोगे तो आपको रिस्क एंड रिटर्न के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा होगा कि भाई हमारी कंपनी का रिटर्न जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम रिस्क लेने को तैयार है, इंडस्ट्री के रिस्क मार्जिन इतने होते हैं, इंडस्ट्री जिसको ऐसे एज करती है, हम इस रिस्क को ऐसे एज करते हैं, हम यूं हैं वो यूं हैं, हमारे बारे में उनके बारे में दो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही होंगी इन रिगार्ड विद द इंडस्ट्री एंड इन रिगार्ड विद द कंपनीज। जब आपको दो कंपैरेटिव एरियाज बताए जा रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज को एवेल्युएट करना होगा, और ये चीज जैसे ही आप पेपर बुक करोगे तो उस पेपर बुक करने के लास्ट में, यानी आप जब एग्जाम देने जा रहे होगे उससे 15 दिन पहले, यानी आपका एग्जाम होगा दिसंबर की 3rd को, मेरे ख्याल में सेकंड को होगा, सेकंड को होगा, सेकंड को आपका एग्जाम होगा, तो आप यूं लगा लो कि 17 नवंबर को ये आपके पास आ जाए आपके एसीसी के पोर्टल के ऊपर। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अब फिर क्या होगा सर? सर फिर उसके बाद आपको जब ये चीज मिल जाएगी ना, तो आप उतरोगे एग्जाम के अंदर। सबको एक जैसा प्रीसीन मिलेगा, बिल्कुल 110% सबको एक जैसा प्रीसीन मिलेगा, लेकिन सबको एक जैसा पेपर मिलेगा ये नहीं। प्रीसीन सबको एक जैसा मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आप बोलेंगे सबको एक जैसा पेपर मिलेगा, सर दैट इज समथिंग क्वेश्चनेबल। अच्छा, अब ये एग्जाम आपका 4 hours and 15 minutes से चेंज करके कर दिया गया है 3 hours and 15 minutes। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सर इस एग्जाम के अंदर जो ये जो 4 hours and 15 minutes का मामला था ना, उसमें पहले ये वाला जो चीज थी इसको सम और लेस इसी तरह की चीज आपको एग्जाम में ही मिलती थी, यानी आपको एग्जाम में ही 10 पेजेस पढ़ने होते थे और फिर उसके बाद एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता। लेकिन अब जब आप एग्जाम में उतरेंगे ना, आपको ये भी मिलेगा साइड में, लेकिन इसको खोलना गुनाह है उसका। मैं बता रहा हूं क्यों। अगर आपने इसको खोला ना तो आप ये नहीं कर सकते। सर आप खुद सोचें कि एक 12 पेजेस की केस स्टडी के लिए जो वो मुझे 1 घंटा पहले दिया करता था एग्जाम के अंदर, अब उसने कहा कि घर पे वर्किंग करके आओ, अपने टीचर से वर्किंग करवा के आओ, लेकिन मैं उसको फिर भी एग्जाम में जाके खोल रहा हूँ कि नहीं मुझे तो कुछ तूफानी करना था, मैंने तो एग्जाम में इसको खोलना है, तो आप इसमें पास नहीं होंगे। इसमें आप शायद बहुत अच्छे से कवर कर गए जिसकी जरूरत ही। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, प्री सीन के ऊपर पहले इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और वो मैंने जाहिर है डेफिनेटली मैंने ही करवानी, कि आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको आंख बंद करके भी कोई पूछेगा कि प्री सीन के अंदर ये नंबर बताओ क्या था, वो नंबर बताओ। इतनी मर्तबा पढ़ाता हूं मैं ये एग्जाम के अंदर प्री सीन को इससे पहले कि आप मतलब बोलेंगे सर अब बस हो गई है। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा उस एग्जाम के अंदर लिखना। सो द प्रॉब्लम इज कि हम इस एग्जाम को कैसे फेस करेंगे, ये एग्जाम में क्या चीजें मौजूद है। तो सर इस एग्जाम में आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है इंडस्ट्री के हवाले से, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है कंपनी के हवाले से। सो यू आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री, यू आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम आर 3 to 4 एग्जिबिट्स। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हो ना, सबको पता है ना ये बात। तो यहां पर आप यूं समझ लो कुछ चीजों के एग्जिबिट्स एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे आपको,
जैसे एग्जिबिट्स में हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आपको 1 मिनट ऑफ द मीटिंग दिया जा रहा है, 1 मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिया जा रहा है, और इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं आपस में, और उनकी बातों को बताया जा रहा है, और वो एक प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में इनको रिसेंटली कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ, या वो एक प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाना चाह रहे हैं, या वो एक इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं जो कि इनके डोमेन से बाहर है, या वो कोई एक्विजिशन को डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई मर्जर को डिस्कस कर रहे हैं। तो सर आपको हो सकता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिल जाए। फिर आपको हो सकता है इस एग्जिबिट के अंदर एक ईमेल मिल जाए, उस ईमेल के अंदर हो सकता है कोई शेयर होल्डर आपसे डिस्कशन कर रहा है कि भाई कंपनी की हालात डिटोरिएट क्यों हो रहे हैं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल आई हुई है आपको जिसमें आपके ऊपर कोई पीनलाइजेशन हुई हुई है, हो सकता है कोई सीईओ की तरफ से आपको ईमेल आई हुई है, आप जब भी मैं आप बोलूंगा कंपनी होगा, तो सीईओ की तरफ से आपको ईमेल आई हुई है जिसके अंदर आपसे जो है वो कहा जा रहा है कि जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि यार ये जो कंपनी की तरफ से ईमेल आई है, आप इस ईमेल के अंदर यू आर बीइंग आस्क्ड कि आप कंपनी की गुडविल के हवाले से बात करो, और कंपनी की गुडविल को बेहतर कैसे बनाया जाता है इससे रिलेटेड डिस्कस करो। कंपनी की गुडविल इस वक्त जो है वो स्ट्रांग नहीं है, कंपनी की गुडविल इस वक्त प्रॉब्लमैटिक है, तो आपको क्या एरियाज नजर आते हैं, तो आपको हो सकता है ईमेल दी जाए। इसी तरह आपको हो सकता है, एक मिनट, ये जो लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये भी इसी तरह ऑफ द आइडेंटिफाई किए। जी जी प्लीज। एक प्रेस वाले हैं। बेटा अब आपको आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, सो प्रेस रिलीज आपको दे दी जाए, हो सकता है आपको प्रेस रिलीज के हवाले से कोई चीज बता दी जाए, या हो सकता है आपको जो है वो एक रिपोर्ट दे दे, या इस तरह का और कोई भी मामला आपको प्रोवाइड किया जा सकता है जिस मामले का कुछ ना कुछ ताल्लुक आपकी इस कंपनी के प्रिस्पेक्टिव से है। अब जो भी मामला आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मामला आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको 3 से 4 एग्जिबिट्स के अंदर होगा। अब इन एग्जिबिट्स को आपने 15 मिनट ऑफ द रीडिंग प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिव टाइम में यूटिलाइज करना। वो 15 मिनट रीडिंग प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिव टाइम क्या होता है मैं उसको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बट अब सर इन एग्जिबिट्स का करना क्या होगा? सर इन एग्जिबिट्स का करना ये होगा दैट नाउ यू आर गोइंग टू गेट 3 टास्क, दे आर गोइंग टू बी 3 डिफरेंट टास्क। हर टास्क एक न्यू पेज पे मौजूद होगा, यानी अनटिल एंड अनलेस यू डोंट क्लिक, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जो बारीक सी माइन्यूट सी निटिकलिटीज मौजूद है ना, मैं उसके अंदर भी डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको डे वन में पूरी क्लैरिटी आ जाए कि भाई एग्जाम है क्या। वंस आई एम क्लियर कि भाई एग्जाम क्या, अब मैं उसके बाद जो है ना जो भी चीज पढ़ाऊंगा मुझे क्लैरिफाई हो जाएगी कि भाई मैंने इस परस्पेक्टिव से पढ़ा। सर ये जो 3 टास्क होंगे ना, जब तक आप पहले टास्क को नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करोगे दूसरे टास्क पे नहीं जाओगे। आपको ये बात तो पहले से पता ही है क्योंकि आप एग्जाम देते आ रहे हैं कि हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3 रिस्पॉन्स शीट होती है। एक होती है वर्ड रिस्पॉन्स शीट जिसमें 95% 98% आपका एग्जाम सॉल्व हो जाए। एक होती है आपकी एक्सेल शीट जिसके अंदर आपने कोई कैलकुलेशन शो करनी है, अगर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके चांसेस 3% होते हैं। और एक होती है आपकी पीपीटी शीट, प्रेजेंटेशन स्लाइड, ये आ सकता है और ये आता भी है। सर क्या हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे? हाँ भी और नहीं भी। सर क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको 2-3 बातें बता दी। पहली बात मैंने आपको बता दी दैट दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ 3 hours and 15 minutes।
This exam contains two different areas. One is the examination and the second one is the 15 days before the exam, जो कि आपको प्री सीन की सूरत में मिलेगा। इस एग्जाम के जो प्री सीन है उसके अंदर आपको इंडस्ट्री और कंपनी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस इंडस्ट्री और कंपनी की कंबाइन इंफॉर्मेशन मिलाकर आपके 3 से 4 एग्जिबिट्स बनाएंगे आपके एग्जाम के। वंस यू गेट दोज एग्जिबिट इन योर एग्जामिनेशन, आपके पास वो जो एग्जिबिट्स होंगे वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पे होंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, प्रेस रिलीज। अब ये मैंने कम लिखे और भी हो सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन। आपके पास प्रेस रिलीज हो सकता है, आपके पास रिपोर्ट हो सकती है, आपके पास ईमेल हो सकती है, मेमो हो सकता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई लेटर दिया जा सकता है। कोई भी फॉर्मेट आपको दिया हुआ होगा जो कि एग्जाम में होगा, बट वो 3 से 4 किससे ज्यादा नहीं होगा। सर वो क्या 3 से 4 हम लोग एग्जाम में पढ़ पाएंगे? डेफिनेटली पढ़ पाओगे। वो हाफ पेजेस से ऊपर का नहीं होता, इससे ज्यादा का नहीं होता। कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती हो सकता है आपसे बोला जाए कि हमारे एक नियर कंपेटिटर है जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने आपको दी और हमने अपनी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है, और वो हो सकता है आपसे बोले कि अब आप इस बात को बताओ कि आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या एनालाइज करें। क्या यहां तक क्लियर होती है बात सब? ये तो एरियाज आपके पास मौजूद है। सर अब इस 3 टास्क में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। भाई सर हमें तो ये नहीं पता ना कि हमने इन 3 टास्क में क्या करना। सो इन 3 टास्क में ही सब कुछ करना। और देखो एग्जाम के अंदर रीडिंग के कोई मार्क्स नहीं है। यू कम बैक एंड से सर मैंने क्या रीड किया, लेकिन मैंने क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या ही रीड किया। तो आप यकीन माने आप दोबारा बैठेंगे, और दोबारा बैठने की कॉस्ट देखिए। मैं आज आपको डे 1 पे ना एक बात हमेशा कहता हूँ हर बच्चे को जब भी पहला बैच शुरू करें, यू आर ट्रस्टिंग मी फॉर 150,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए हो गया आपके, ठीक है? तो आपने मुझे वाइबल और मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाने के शेख साहब, आपने ना, मेरा नाम शेख बिलाल है, तो आपने मुझे कहना कि भाई आप हमारा पेपर चेक करके दो, आप हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक करके। अभी मैं बताऊंगा कि लास्ट अटेम्प्ट में हमने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, आपकी आंखें खुल जाएगी। मेरे साथ चलने का ना एक सिंपल सा तरीका भाई, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू गेट देम करेक्टेड। अगर आप करेक्ट नहीं करोगे, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं आपको ना हर महीने के एंड में ना, जैसे आपकी सैलरी आती है ऐसे ही मेरा एक मैसेज आएगा कि आपने अभी तक अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स की है ना उसमें से मुझे 2 चेक कराए। अगले महीने फिर आएगा कि सर आपने एक भी नहीं चेक कराई। उससे अगले महीने आएगा आपने एक भी नहीं चेक कराई या 2 चेक कराई। जब आखिरी महीना होगा ना, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो मैं आपको मैसेज करूंगा अब आपकी मेरी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि आपने मुझे असाइनमेंट चेक नहीं कराई। तो कल वो आपका रिजल्ट खराब हुआ ना, तो मेरा कसूर नहीं है, और ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी कोई बच्चा गुस्से में कहता है ठीक है जब पास हुआ तो भी आपका नहीं होगा ना, मैं कहता हूँ हाँ नहीं, बिकॉज जाहिर है आपने अपनी मेहनत से पास किया, अगर पास कर लिया। लेकिन मैं डराता हूँ इस मामले में, और मैं डराना मेरा हक है। देखिए अगर एक चीज के मैं पैसे ले रहा हूँ ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं उसको हलाल करूँ। और हलाल करने का तरीका मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना, देखें 1.5 लाख रुपए है, मैं बता रहा हूँ। आई नो स्टूडेंट पासिंग दिस एग्जाम इन 6 अटेम्प्ट्स, और कोई बेवकूफ बच्चा नहीं था, ही वाज अ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। एक बड़ा बड़ा ब्राइट किस्म का बच्चा था। 2 मसाइल इस पेपर को फेल कराते हैं। एक, ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे तो आता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, चैट जीपीटी। इस पेपर को फेल कराने में ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखिए आपको लगेगा यार ये इसलिए बोल रहा है ताकि बच्चे चैट जीपीटी से ना पढ़ लें। मैंने तो फेसबुक पे देखा था चैट जीपीटी से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। पढ़ो चैट जीपीटी पे, अगर आपने अपने आंसर्स चेक करा दिए ना, आप मेरी बात को ना सिर्फ इस तरह मान लो कि आप अपना आंसर डाल लो, तो आपको देगा आपके आंसर बहुत अच्छा है, ये 4-5 गलती है, आपका 70% मार्क्स। आप बोलो नो आई डोंट बिलीव दैट इट इज 70% मार्क्स, बोलो यस यू आर राइट, मेरे हिसाब से 60। अब बोला नो आई डोंट बिलीव, बोलेगा यस यू आर राइट, यू आर नॉट पासिंग दिस एग्जाम। अब बोला आई डोंट थिंक सो कि आई एम इवन गेनिंग 35%, बोलेगा यस यू आर राइट, यू आर गेनिंग 15%। सो आप सोचे कि एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज के अंदर इतनी प्रोबेबिलिटीज मौजूद है कि आप उसको बोलेंगे कि मुझे लग रहा है सही नहीं, और वो बोलेगा कि बिल्कुल सही। तो सर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब तक सही तरीके से हमें समझ ना आ जाए ना, ना इस्तेमाल। जिस दिन आ जाएगा तो मैं खुद कहूंगा कि यार आप पेपर उससे चेक कराओ, पढ़ लो मुझसे। और जिस दिन उसने पढ़ाना भी शुरू कर दिया तो मैं बोलूंगा यार चलो मैं भी कोई और काम करता, तुम लोग भी कुछ करो। तो याद रखना बेटा, इसको चैट जीपीटी से बहुत बच्चों में ना मुझे आखिर में जाके मैसेज आता है सर मैंने ना टोटल 10 असाइनमेंट किए, 7 चैट जीपीटी से चेक करा ली थी, 3 आपको की। तो मैंने कहा क्यों बेटा, मैंने आपसे पैसे कम चार्ज किए थे, मैं आपको क्या मतलब कोई डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से आप मुझसे चेक नहीं करा रहे? जब मैं बोल रहा हूँ चेक कराओ ना, तो चेक कराओ।
आप मुझे मौदबाना तरीके से रिस्पॉन्सिबल मैनर में आप मुझे प्यार मोहब्बत से जो है ना, मतलब ऐसा गुस्से में नहीं, आप मुझे रिमाइंडर कराइए, ठीक है। विदाउट रिमाइंडर तो नहीं, आप मुझे रिमाइंडर कराएंगे, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि एक मिनट, ठीक है। तो आप मौदबाना तरीके से, ये नहीं कि सर आपने 3 असाइनमेंट मैंने आपको दी भी, आप चेक ही नहीं करके दे, ये कौन सा तरीका होता है पैसे वापस करें, ऐसे नहीं। प्यार से आपने मुझे बोलना है, सर रिमाइंडर, काइंड रिमाइंडर, सॉफ्ट रिमाइंडर, डोंट गिव मी हार्ड रिमाइंडर्स बट यू कैन गिव मी सॉफ्ट, ठीक है, ये आपका काम। सर मूविंग फॉरवर्ड, 3 टास्क है भाई इस पूरे एग्जामिनेशन के अंदर। ये 3 टास्क क्या है, इस 3 टास्क को हमने कैसे कवर करना है, ये 3 टास्क हमारे किन एरियाज को चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो लेट्स सी। बेटा ये 3 टास्क से पहले मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। इस पूरे एग्जाम में ना जैसे ही तुम पढ़ोगे, और मैं ये आज ही आपको करके दिखा दूँ, आपको 4 डिफरेंट एरियाज का पता होना चाहिए। दे शुड बी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो। 4 एरियाज हैं जो आप आज ही कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज पेपर दिखाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आप बोलेगा अरे सर जबरदस्त, ये तो हो गया। पहली चीज क्या है, इस पूरे एग्जाम में आपका एक किरदार होगा, आपका एक रोल होगा, आपका एक 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 लेट्स सपोज एक पर्सपेक्टिव होगा, जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूं हु यू आर। हो सकता है वो आपसे बोले दैट यू आर एन एक्सटर्नल ऑडिटर, तो आप मुझे बताएं, जब आप एक एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव काम करते हैं, तो आपका आपके अंदर एक शक, एक स्केप्टिसिज्म का एरिया मौजूद है। आपको बोलेगा आप एक ऑडिटर हैं और आपको ये असाइनमेंट दिया गया, आपको बोलेगा आप एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, एंड बीइंग एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वायबिलिटीज नजर आती हैं। आपसे कहेगा कि आप कंपनी के सीईओ को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं एंड यू आर एन एम्प्लॉय। आपसे कहेगा कि आप जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। आपसे कहेगा कि आप एक कस्टमर के परस्पेक्टिव से लिख रहे हैं। आपसे कहेगा कि आप एक शेयर होल्डर के परस्पेक्टिव से लिख रहे हैं। इसका मतलब है दैट यू हैव टू कीप चेंजिंग योर हैट एंड यू हैव टू राइट इट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। वो 90% एग्जाम में, पूरे एग्जाम में आपको एक ही किरदार दे देता है आजकल, लेकिन पुराने एग्जाम्स के अंदर ना वो आपका किरदार आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहता था। कभी आपको ऑडिटर बनाता था एक रिक्वायरमेंट में, कभी आपको एक्सटर्नल कंसल्टेंट बनाता था दूसरी रिक्वायरमेंट में, कभी आपको वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाता था तीसरी रिक्वायरमेंट में, कभी आपको कुछ और कभी आपको कुछ। तो सबसे पहले तो हमने ये पता करना है कि आप कौन। सेकेंड नंबर पे वी नीड टू नो दैट हु वी आर एंड whom we are reporting to। आप किसको रिपोर्ट करें, बोलेगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर राइटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, you are the executive part of the executive directors of the company and you are writing to the shareholders. You are a press individual who is right now outside the company and you are trying to get an information from the directors of the company. You are a shareholder consultant and you have been hired as a non-executive director in the company. You are a manager of a financial institution that has provided loan to the company, and you need to write a report in regard with how the loan repayment restructuring can be done. तो आप कौन हो, आप किसको लिख रहे हो, देखिए आपके लिखने का अंदाजे बयान चेंज हो जाएगा। जब आप सीईओ को लिखोगे ना तो आपका थोड़ा सा बटरी एलिमेंट आएगा। आप लिखोगे that the company have been performing since last 15 years and it is considered to be the pioneer of the industry. This company have a vast horizon, and this company is right now performing in its bad phases, the bad situation. The financial situation of the company does not seem to be very much viable currently. However, the company has a history of performing very well since the last 15 years and they were considered to be the top in the industry XYZ। अब तुम पूरी तरह से बड़ा कर कोगे कंपनी का। अब मैं ये बात, तो आपने
सबसे पहले जब सीईओ को लिखते हैं तो सारे लिखते हैं, लेकिन जब तुम सीएफओ को लिखते हो तो तुम्हारी चीजों में नंबर आएगा, तुम अपने अंदाजे बयान में नंबर को लेके आओगे। तुम्हें बोला गया तुम एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो, एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करोगे, तुम बोलोगे क्या ये राइट नाउ वी आर इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर आर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सो फर्स्ट वी नीड टू कंसीडर द रिस्क एंड रिटर्न पर्सपेक्टिव, हाउएवर द सोर्सेज ऑफ फंड शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स on the basis of it that we are going to decide that we should invest in project A or project B. Project A seems to be more viable in terms of return on equity, however the payback period is this or that, ये वाली बातें करेंगे। तो इसका मतलब है सर कि मेरा ये जानना जरूरी है हु यू आर, और मेरा ये जानना भी जरूरी है दैट whom you are reporting to. नंबर 3 इज आपको एक विच प्रोफेशनल फॉर्मेट इज टेस्टेड, विच प्रोफेशनल फॉर्मेट इज टेस्टेड। इसका मतलब है कि आपसे एग्जाम में कुछ फॉर्मेट की टेस्टिंग भी होगी। सर आपसे कहेगा राइट अ रिपोर्ट टू द सीईओ ऑफ द कंपनी evaluating the financial and non-financial position of the company that they are acquiring. आपसे कहेगा write an email to the regulatory body explaining why the law was not followed. रूल बेस होता है ना, एक्सप्लेन और कंप्लाई, तो why the law was not followed. आपसे कहेगा write a press release identifying the negative comment being made by the press historically. आपसे कहेगा राइट अ रिपोर्ट या ईमेल या लेटर या मेमो, ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे लिखवाएगा। वो आपसे हो सकता है आपसे कहे कि यार आपने लेटर लिखना है, आपने ईमेल लिखनी है, कोई भी एक चीज होगी, मतलब हर सिनेरियो में अलग अलग पूछा जाएगा। आपने ईमेल लिखनी है, आपने प्रेस रिलीज लिखनी है, आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने मेमो लिखना है, आपने लेट्स सपोज जो है वो कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाना है, ये भी एक चीज होती है प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट को बनाने का एक तरीका होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होती है कि भाई हम प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी का ब्लंडर बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, आप इमेजिन कर सकते हैं that I receive comments of 1% of the students saying, सर मैं पेपर में फॉर्मेट भूल गया, यानी इस फॉर्मेट में टू फ्रॉम लिखना होता है, मैं वो भूल गया। मैं आपको आगे जाके ना एग्जामिनर का कमेंट बताऊं। एग्जामिनर कहता है that I have kept marks that can be identified by even a student who have not yet studied entirely for this exam. However, they still lose this marks. और वो मार्क के फॉर्मेट यार, 4-6 चीजों का फॉर्मेट ना मैं तुम्हें डे 1 पे दे दूंगा। आज ही की क्लास के बाद अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं आज ही की क्लास के अंदर ना मैं तुम्हें फॉर्मेट दे दूंगा। फॉर्मेट याद नहीं होता, लेटर का फॉर्मेट है टू फ्रॉम सब्जेक्ट, अल्लाह माफ करे बच्चा वो नहीं कर पाता। ईमेल का फॉर्मेट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट है, प्रेस रिलीज का फॉर्मेट है। भाई नहीं याद होता रट्टा लगा लो यार। एग्जाम में यू कांट अफोर्ड टू से कि सर मुझे आता तो सब था, फॉर्मेट सही नहीं लिखा। फॉर्मेट ना लिखने के मार्क्स डिडक्ट होंगे। गलत फॉर्मेट लिखोगे, आप सोचो, आप एग्जामिनर को पता है क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एग्जामिनर आपने पानी पीना है, बोलेगा हाँ, बोलेगा लाइन जी इसको प्लेट में पानी डाल दो। एग्जामिनर बोलेगा अरे जी बात, या आप यूं बोलो कि मैं सर आपके लिए एक ग्लास ऑफ टी लेके आया, जल्दी से पी ले। पागल पागल, आप एक चीज को प्रेजेंट करोगे ना, तो बिकॉज यू आर अ लीडर यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट, यू आर अ लीडर यू हैव टू राइट ईमेल्स, यू आर अ लीडर यू हैव टू राइट प्रेस रिलीज, यू आर अ लीडर यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशंस, यू आर अ लीडर यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। भाई आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है यार, अगर आप इसके फॉर्मेट याद नहीं कर सकते तो पूरा एग्जाम गया बाहर में। आपको कोई जरूरत नहीं इस एग्जाम को पढ़ने की, पहले एक काम करो 3 महीने याद करके आ जाओ। इसको याद करने के लिए मैं भी नहीं आ सकता आपके पास कि भाई मैं इसको याद कराने बैठा हूँ, बेटा बोलो टू सीईओ फ्रॉम बिलाल डेट एक्स एक्स एक्स, नहीं डाल सकते सर, ये आपको खुद याद करना। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूं इस पेपर के अंदर 1 से 2 मार्क तो सिर्फ इसी चीज के है हर सवाल के।
सर इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द विच प्रोफेशनल स्किल इज टेस्टेड। आपके पेपर के अंदर ना आपसे प्रोफेशनल स्किल्स का भी टेस्ट लिया जाए। अच्छा, अब आपने पहले जिन्होंने पी सीरीज के एग्जाम दिए हुए उनको भी पता होगा, जिन्होंने नहीं दिए हुए उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा, जिन्होंने दिया उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एग्जाम के अंदर ये पहला एग्जाम था जिसमें 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के रखे गए। अब ये प्रोफेशनल स्किल्स क्या होता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने प्रोफेशनल स्किल का पेपर दिया हुआ है, मतलब उनको पता है कि प्रोफेशनल स्किल्स क्या होता है? ठीक है, जिन्होंने पी सीरीज का कोई भी एग्जाम दिया हो मुझे ख्याल में उनको पता होगा, बट दिस इज द फर्स्ट एग्जाम जिसके अंदर पी सीरीज का कोई भी हो सकता है। क्लियर होती है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैं आपको ना ये बताता हूँ ये प्रोफेशनल स्किल और इसके दरमियान क्या है। तो आपका जो एग्जाम है ना, अगर इसके कंटेंट वाइज देखोगे ना आप, तो वो दो चीजें, आपके एग्जाम के जो कंटेंट है ना उसको दो एरिया, या मैं कंटेंट से भी ज्यादा अच्छा रिफ्रेज कर सकता हूँ, आपके एग्जाम का जो लिखने का तरीका है ना वो दो एरियाज पर डिपेंड। पहला एरिया एंड दूसरा एरिया। फर्स्ट एरिया इज द टेक्निकल स्किल। ये आपके एग्जाम का 80% एरिया होगा। अच्छा, एंड दिस इज द एरिया दैट फॉर विच यू आर हियर। इसमें आपको थ्योरी टेस्ट की जाएगी। अच्छा, अब दो बातें, बहुत से बच्चे कहते हैं यार सर आप थ्योरी बहुत एक्सटेंसिव करवाते हो। आप यकीन माने, आप पहला पेपर करेंगे ना मेरे साथ, आपका दिल खुश हो जाएगा। थ्योरी एक्सटेंसिव कराने का आपको फायदा नजर आ जाए। ठीक है, इस थ्योरी को कराने के दो तरीके। पहला तरीका कि मैं आपको पास पेपर उठाऊं और मैं बोलूं देखो जी, मैं जैसे मेरे पास एक बच्चा है, सर मैंने ना एक्स से पढ़ा, और उन्होंने पास पेपर उठा के सर पहले बोला कि यार ये 6 चीजें पढ़ लो, और पास पेपर दे दिया, और सर हम पास पेपर कर पाए यार। सर आप तो अजीब आदमी, पहले पूरी थ्योरी कराते हैं फिर उसके बाद पास पेपर पे उतारेंगे। तो सर वो अप्रोच सही नहीं है। देखो वो अप्रोच सही क्यों नहीं है? जो मुझे पेपर पता है ना, अगर मैं उसमें तुम्हें 4 चीजें पढ़ा दूं ना, तो यकीन माने मैं आपका फेवरेट आदमी होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो 4 चीजें इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि मैं जब वो तुम्हें पेपर दूंगा ना, तो तुम बोलोगे वाह। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन दिस एग्जाम। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमेशा से ना एक टॉपिक आता था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के नाम से, सुना होगा आप लोगों ने भी एसबीआर में। ये टॉपिक मौजूद था, लेकिन मेरे नोट्स को जब आप खोलेंगे ना तो उसमें एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एक फर्दर एरिया था जो कि तकरीबन कुछ 6-7 लाइन का होता है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग। यानी उस रिपोर्ट से थिंकिंग कैसे क्रिएट करनी है स्ट्रेटेजिकली। मैं हमेशा पढ़ाता था और मैं बच्चों को कहता था कि देखो यार ये आज तक नहीं आया, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी अटेम्प्ट में आएगा। हमेशा कहता था और नहीं आता था। अल्लाह का करना हुआ एक अटेम्प्ट ऐसी गुजरी जिसमें आ गया। अब जिसने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़ा था ना, और जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पेपर सॉल्व करके जाता था ना, वो कहता था थिंकिंग जैसी चीज बिलाल बनाते अपनी तरफ से, ऐसी है नहीं। आप यकीन माने थिंकिंग करके गए, बच्चों ने दुआई दिया यार सर थिंकिंग करा दी थी ना, अब उस थिंकिंग की वजह से एग्जाम से गए। तो मेरे भाई मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है, मैं आपको पूरा कंटेंट पहले डिलीवर करूंगा। यस, वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस, बट हम शुरू में एसबीएल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसबीएल एक पूरी केस स्टडी होती है इंटीग्रेटेड ऑफ अराउंड 70% ऑफ द टेक्निकल टॉपिक्स। लिखूंगा भी क्या है टेक्निकल टॉपिक, बट 70% ऑफ द टेक्निकल टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी ये केस स्टडी डिलीवर होती है। अब 70% ऑफ द टेक्निकल टॉपिक जब तक मैं तुम्हें करा नहीं देता, मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे एसबीएल का एग्जाम करूंगा? तो जब मैं तुम्हें 50-60% ऑफ द कोर्स करा दूंगा ना, यानी थ्योरी, तब मैं तुम्हें पहली मर्तबा एसबीएल कराऊंगा। अब सर इसका बता आप तो पेपर ही नहीं कराएंगे? नहीं, एसबीएल का मैंने याद है शुरू में तुम्हें बताया था कि एक पुराने एग्जाम होते थे जो मिनी एसबीएल कह सकते हैं, P1 एंड P3। मैं बेटा शुरू में तुम्हें उसके छोटे 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 पेपर कराऊंगा जो कि तुम्हें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता जाए।
टेक्निकली तुम्हें इक्विपमेंट मिलती जाएगी, कि तुम्हें टूल्स मिलते जाएंगे, अच्छा लिखना कैसे, अच्छा कैसे बात करनी है, अच्छा कैसे इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे एक थ्योरी के पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन दिस इज अ प्योर 70-80% थ्योरी का एग्जाम। दिस इज अ प्योर 70-80% थ्योरी का एग्जाम विद नो IFRS और बेयर मिनिमम IFRS, या विद नो अमाउंट ऑफ ऐसी कोई भी चीज जिसको आपको याद करना। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग ओवर हियर, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू राइट वेल इन दिस एग्जाम। सर टेक्निकल एरिया में क्या है? सर टेक्निकल एरिया में आपके पास आता है स्ट्रैटेजी, इसको मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। देन यू हैव ऑब्वियसली लीडरशिप, देन यू हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, then you have the change मैनेजमेंट। मजे की चीज बताता हूं आपको, कुछ ऐसे टॉपिक नजर आएंगे जो आपने ऑडिट में पढ़े, और अगर वो आ जाते हैं ना, बस बच्चे वहीं पे खुशी से ना चीखना शुरू हो जाएंगे। क्या सर? आपके पास एग्जाम में डिट्टो AA की तरह का एक सवाल आ सकता है, एंड दैट इज द सवाल ऑफ ऑडिट रिस्क। और मजे की चीज ये है कि आपने उसको वैसे ही कॉलम में करना है जैसे आप ऑडिट में करते हैं। सर इस एग्जाम का ना आपको पासिंग रेशो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप बोलेंगे सर क्या बात है इस एग्जाम। सो ऑडिट रिस्क आ सकता है आपके पास। एक और बिल्कुल एग्जैक्ट AA की तरह का सवाल आ सकता है, एंड दैट इज कंट्रोल रिस्क, change management process, and some areas of financial management as well. Some areas of financial management. इसका सिलेबस एक्सटेंसिव है। मेरा टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे ना, वो 110 से लेके 140 आवर्स का ये टोटल सिलेबस, और विद प्रैक्टिस एंड विद एवरीथिंग मौजूद है, विद प्री सीन ये वो, जिसमें से अगेन 40 घंटे आखिरी के प्री सीन के बाद के। तो आप लगा लो 100 घंटे सेफ साइड हम प्री सीन से पहले लगाएंगे, और 40 घंटे सेफ साइड हम प्री सीन के बाद लगाएंगे। तो 110-140 आवर्स का ये टोटल सिलेबस, इट इज एन एक्सटेंसिव सिलेबस। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, बट द बेस्ट पार्ट इज कि टाइम क्लास में देना। क्लास के बाद आप नहीं भी करते ना शुरू के 1.5-2 महीने में कुछ, और मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करके भेज देंगे ना, मैं खुश रहूंगा। जब SBL पे उतरूंगा ना, बस फिर उसमें कोई कोई आप ये मुझे कोई बहाना कर ही नहीं सकते, सर में दर्द है, फला बीमार है, ये हो गया, कोई बीमारी नहीं होनी। अब आपको बीमारी भी थोड़ी देर बाद रखनी है, पेपर हो जाए फिर। सो इस एग्जाम में टेक्निकल पार्ट 80% आपका होगा। सर टेक्निकल पार्ट के बाद एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्किल्स, and this professional skills constitute 20% of your examination. अब आपको पता है प्रोफेशनल स्किल्स में हमारे पास कितने एरियाज मौजूद थे, याद है आपको? 5 5 एरियाज होते हैं। सर वो 5 एरियाज क्या होते हैं? सबसे पहले क्या है? कम्युनिकेशन, देन एनालिसिस, then evaluation, then we have professional skepticism, and last but not the least, then we have professional acumen. Professional acumen, skepticism, analysis, evaluation and communication. बहुत सारे बच्चों को इनके डिफरेंस भी नहीं पता, ये कब मिलते हैं अंदाजा ही नहीं होता। और मैं तुम्हें ये बता दूं, ये और ये आइसोलेशन में नहीं मिलेगी। यानी तुम मुझे बाहर आके बोलोगे सर 20% तो मैंने पूरा कर लिया था एग्जाम को प्रोफेशनली, लेकिन मुझे ये पता है 80% में मैं बेकार था, यानी इसका मतलब है तुम बेवकूफ बना दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा अगर 80% खराब हुआ तो 20% खराब ना हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तुम्हारा 80% टेक्निकल एरिया बहुत अच्छा हुआ तो प्रोफेशनल स्किल अच्छा ना, क्योंकि ये आंसर ड्राफ्ट ही ऐसे होता है कि आपको ऑटोमेटिकली ये चीज करनी पड़ती है। जैसे वो कहेगा यूजिंग द कम्युनिकेशन स्किल, राइट एन ईमेल टू द शेयर होल्डर आइडेंटिफाइंग द रीजंस फॉर डिटोरिएशन इन द शेयर प्राइस, write an email to the CEO of the company
identifying a secretive project that you were given 3 months before in regard with the fraudulent activities being performed by the directors. अब तुम जब कम्युनिकेशन स्किल लगाते हो ना, तो अब उसमें मिसाल के तौर पे तुमसे कहा गया है कि डायरेक्टर ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है और तुमने सीईओ या चेयरमैन ऑफ द कंपनी को ये रिपोर्ट लिख के देनी है। अब तुम कह रहे हो डायरेक्टर शुड बी हैंग टिल डेथ, अल्लाह हाफिज, खत्म, फजूल बात है, ये नहीं कर सकते आप। कम्युनिकेशन का मतलब है यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल मैनर। आप डायरेक्टर हैं, आप वर्डिक्ट नहीं देते, आप डायरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसको सलाखों के पीछे डाल दो, इसको हैंग टिल डेथ कर दो, इसको गोली मार दो, सरेआम आग लगा दो। You are not allowed to say this. You have to use a professional tone. You can say that we have evaluated the financial statement and all supporting evidences, and we have reached to the conclusion that there are 5 instances in which it can be stated that some discrepancies have been found in regard with the fiduciary duties of the directors, and if evaluated further and if evaluated more, we can identify if the directors are found guilty or not. यू कांट से मैंने 5 जगहें देखी हैं, 5 जगहों पर डायरेक्टर चोर का बच्चा है, आप इसको आग लगा दो, आप इसको जो है ना वो केस कर दो, सू कर दो, निकाल दो, डिमोट कर दो, उठा के फेंक दो, मुझे डायरेक्टर बना। यू आर नॉट अलाउड टू से दो। कम्युनिकेशन का तरीका, आप सीएफओ को लिख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल देखो, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल में आपको रोज भी देखना चाहिए, आपको आरओई भी देखना चाहिए, आपको पेबैक भी देखना चाहिए, चले मैं आप देख ले, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके नंबर क्या हो, ठीक है बात है भाई, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको रेशियोस आने चाहिए, आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सीएफओ को लिख रहे हैं यार। आपकी कम्युनिकेशन में जब तक नंबर्स नजर नहीं आएंगे, आप सीएफओ को क्या बोलेंगे? मतलब आप सोचे, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा हूँ और सीएफओ बोल रहा है बिलाल साहब बताइए कि हमारे नंबर्स इस वक्त क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर नंबर्स का तो पता नहीं, बारिश का मुझे पता है, वो आगे आने वाली है। भाई नंबर्स बताओ ना यार। सर वो मुझे आरओसी का तो फॉर्मूला ही नहीं आता सर। सर मैंने ना F9 में पढ़ा था, F7 में पढ़ा था आरओई। सर पढ़ा तो था लेकिन मुझे इवैल्यूएट करना नहीं आता। मुझे तो यही नहीं पता कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जाते हैं। मुझे तो यही नहीं पता कि सर अगर करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी में 1.5:1 आ रहा है तो मैं लिखता हूँ सर करंट एसेट है 1.5 रुपए के, करंट लाइबिलिटी है 1 रुपए की। लाने था भाई आपके ऊपर, आपने नीचे से शुरू करना है, लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट कितने के। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नॉलेज होगी, वो ज़ाहिर है डेफिनेटली मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वो डेफिनेटली मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, वो डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता तो मैं कराऊँ, बट वो चीज आपको पता होनी चाहिए है, आपने कम्युनिकेट किया। एनालिसिस, आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, मुल्क के अंदर नेशनलाइजेशन के ऊपर बहुत इंपैक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट बड़ा नेशनलाइज कर रही है, आपका जो है वो एक लेट्स सपोज प्रोक्योरमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट नेशनलाइज कर रही है इस चीज को बहुत ज्यादा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बड़ा सफर कर रही हैं, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। आप एनालाइज करो कि क्या इस सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, तो आप एनालाइज करोगे कि आप बोलोगे कि आप इसी बात को रीफ्रेज करो और आप बोलोगे कि इट सीम्स दैट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट द industry performance is deteriorating and the company is right now not in a good situation in terms of nationalization. However, nationalization have some impact on the private industries as well. We being a private company can have negotiation with the government, as we have been a pioneer of this industry. We can identify our instances where we contributed towards this economy in terms of the creation of employment for the people within this economy. तो आप इस चीज को एनालाइज करोगे, अपने लफ्जों में यही बात बोलोगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने आज खाने में ये खाया, तो आई एम गोइंग टू से दैट आई went for a lunch and the lunch was at a very cozy place, the ambience was very good and I had this specific dish in my lunch. तो मैं वही बात कहूंगा, थोड़ा सा ifs and buts लगा के एनालिसिस हो गया। इवैल्यूएशन में वो ज्यादातर आपको 2 प्रोजेक्ट्स देगा, 2 एरियाज के दरमियान आपको बोलेगा कि बताओ कौन सा अच्छा है, प्रोजेक्ट ए अच्छा है कि प्रोजेक्ट बी अच्छा है, प्रोजेक्ट ए फाइनेंशियली अच्छा है, प्रोजेक्ट बी फाइनेंशियली अच्छा है, प्रोजेक्ट ए नॉन फाइनेंशियली अच्छा है, प्रोजेक्ट बी नॉन फाइनेंशियली अच्छा है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, प्रोजेक्ट बी में क्यों इन्वेस्ट करने का हमें बोल रहे हो तुम, प्रोजेक्ट ए में क्यों इन्वेस्ट करने का बोल रहे हो, एंड ही इज गोइंग टू एक्सपेक्ट अ कंक्लूजन फ्रॉम यू इन व्हिच यू आर गोइंग टू स्टेट दैट ओके, because of the fact that I'm considering project A financial and project B financial, project A non-financial and project B non-financial, I've reached to the conclusion that project B financial and non-financial are more appropriate as compared to project A financial and non-financial. Evaluation. Say professional skepticism, professional शक,
मैं सवाल कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इसका मतलब है हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये वाले सवाल है। जरूरी नहीं है सवाल ऐसे हो, सवाल अजम्पशंस पे भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कह रहा है कि डायरेक्टर ने एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग दी है, और उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपका जो डायरेक्टर साहब है वो ये कह रहे हैं कि हमें एक मिसाल के तौर पे एक हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज आई है कि हम लोग जो है वो लेट्स सपोज पोल्यूशन के जो लॉज हैं उसको फॉलो नहीं करते, और वो प्रेस वाले अगले हफ्ते में हमारे एम्प्लॉइज से मुलाकात करेंगे। तो आपके जो डायरेक्टर साहब है ना, वो एक सजेशन दे रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो एक सजेशन दे रहे हैं मिनट्स, आपका हो गया इसमें। ओके, आपके जो डायरेक्टर साहब है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सजेशन दे रहे हैं, और वो सजेशन पता है क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉइज को हार्डशिप बोनस देना चाहिए सो दैट दे कैन कीप क्वाइट। क्या बोल रहे हैं आप, सोचो। वो ये नहीं कह रहे कि यार हम पोल्यूशन को रोकने के लिए इकदाम उठाएं, वो कह रहे हैं जब प्रेस वाले एम्प्लॉय से मिलेंगे ना, तो आप वो बोल रहे हैं कि यार ये लोग इतने ट्रॉमा से गुजरे हैं क्योंकि पिछले दिनों में प्रेस रिलीज ने हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई है, तो ये एम्प्लॉय जो कि लेबर है इतने ट्रॉमा से गुजरे, तो हम इसे हार्डशिप बोनस दे ताकि ये चुप रहे उनके साथ। सर हार्डशिप बोनस ये थोड़ी होता है, हार्डशिप बोनस तो मेहनत के पैसे होते हैं। वो डायरेक्टर दो नंबरी कर रहा है, वो उनको ग्रीस मनी दे रहे हैं कि भाई जब प्रेस वाले तुम्हारे पास आए और तुम्हें पूछे कि भाई तुम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हो क्या वो पोल्यूनेटरी इम्पैक्ट के साथ होता है, क्या उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ती है, तो तुम हाँ नहीं बोलना, तुम बोलना चुप रहो या ना, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तो हम हार्डशिप बोनस दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप इवेल्युएट करें कि जो हार्डशिप बोनस दिया जा रहा है क्या ये सही है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करें। तो आप बोलेंगे कि द डायरेक्टर हैव पास्ड अ कमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग द हार्डशिप बोनस। How can the director define what actually is meant by hardship bonus? Or why is the director providing hardship bonus when no criteria of hardship is being given in the above scenario? And if there was a hardship criteria being given, then and only then the hardship bonus will be valuable. तो बेटा आपने ना यहाँ पे हु, वाई, व्हाट, हाउ वाले सवालात के अलावा भी कुछ अजम्पशंस, कुछ कमेंट्स, नॉर्मली जब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग देता है ना, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की, 8 लोगों की बात के बारे में बताता है ना, तब जाके वो आपको स्केप्टिसिज्म स्किल्स का पूछ रहा होता है। तब जाके वो आपसे पूछता है कि यार स्केप्टिसिज्म लगाओ और मुझे बताओ कि क्या हमें ये काम करना चाहिए है भी या नहीं, क्या ये बात इसकी सही है भी या नहीं। हु, वाई, व्हाट, हाउ एंड वेयर। बट along with this indirect questions as well, skepticism, then professional acumen। सर मुझे एक बात बताए, प्रोफेशनल एक्यूमेन का क्या मतलब होता है सर? प्रोफेशनल एक्यूमेन एक्यूमेन का मतलब होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ कंपनी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मेरे पास है 3 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए की सेल है 500 पर यूनिट, 800 पर यूनिट, 1300 पर यूनिट। मेरा तुमसे सवाल है, प्रोडक्ट ए अच्छी, बी अच्छी, सी अच्छी? जी हाँ, वेरी गुड सर, सही बात है यार, सर ये कैसी बात आपने बता दी। तो टोटल कॉस्ट लेट सपोज आ रही है 300, 350 और 1350। सर कौन सी प्रोडक्ट अच्छी आ जाएगी? मैं अगर आपसे कहूँ प्रॉफिट, तो यहाँ कितना आ रहा है? 200। यहाँ कितना आ रहा है? 450। और यहाँ कितना आ रहा है? -50। अब मेरा तुमसे सवाल है, मुझे अगले 2 मिनट में प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करूँ बताइए? अगले 2 मिनट में प्रॉफिट बढ़ाना, व्हाट शुड आई डू? नहीं हो सकती। बी की प्रोडक्शन बढ़ा दे लेकिन फिर भी लॉस तो रहेगा ना, ये सी तो जिंदा है, क्या करे? वेरी गुड, क्या करे? सी हटा दे। सर ये मुंशियाना अप्रोच है, यही वो अप्रोच है जो कि कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है, जो कि कमर्शियली वायबल अप्रोच नहीं है। दिस इज एन अप्रोच विच इज ऑफ एन अकाउंटेंट, नॉट ऑफ अ लीडर। अकाउंटेंट से पूछो ना भाई क्या करे सर, बढ़ा दे, आप इसको खत्म कर दें, क्योंकि देखें अगर मैं इसको 7 करता तो 450 और 200 थे 650 -50, तो 600 का प्रॉफिट था। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 600 के उठ के 650। लेकिन सर ये बेवकूफ बना रहा हूं, नहीं हो सकता ऐसा,
हो सकता है सी को बंद करने की वजह से इस कॉस्ट में से एक फिक्स कॉस्ट हो जो अब इन दो के ऊपर एलोकेट हो जाए। ये तो बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा है, इन दो पे एलोकेट हो गए, फिर क्या करेंगे सर? फिर तो फंस जाएंगे दोबारा से, फिर तो कहीं से ये कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज वो कॉस्ट जो फिक्स हो सकता है। मैं तुम्हें बताऊं, 500 रुपए एक ऐसी कॉस्ट है जो इसके अंदर मौजूद है, फिक्स कॉस्ट है 500 500 500। अब ये 500 इन दो में डिवाइड होगा, लेट्स सपोज इक्वल डिवीजन कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ लेकिन इक्वल कर रहा हूँ, अपोर्शनमेंट होनी चाहिए 250 250। तो आप सोचो ये भी लॉस ना। कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब होता है 360 डिग्री ऑफ द व्यू। हो सकता है वो तुम्हें बोले कि वी आर राइट नाउ इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड वाले भी हमारे साथ पैसा लगा रहे हैं। बताओ आपको क्या हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए? तो आप उसको बोलोगे सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं, रोस देखते हैं, आरओई देखते हैं, एनपीवी देखते हैं, आईआरआर देखते हैं, एआरआर देखते हैं, पे बैक पीरियड देखते हैं, और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, करंट रेशो देखते हैं, आपकी लिक्विडिटी देखते हैं, आपकी सारी कहानियां देख लेते हैं। जब हम ये देखेंगे तो हम ये देखेंगे शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या इस चीज के इक्विटेबल सप्लायर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, क्या आपको अगले 5-10 साल में डिमांड नजर आ रही है नहीं आ रही, गवर्नमेंट की सपोर्ट तो कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है इसके ऊपर, कोई सब्सिडी मिल सकती है आपको इसके ऊपर या नहीं। आप ये बताएं कि क्या इसकी वजह से फॉरेन मार्केट के अंदर आप कदम रख सकते हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करके दे सकते हैं इसके ऊपर क्योंकि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट इनिशिएट करने जा रहे हो। क्या ये R&D के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है? अगर ये R&D के अंदर है तो क्या ये तहलका मचा सकता है? क्या इसकी वजह से आपकी कोई और प्रोडक्ट भी चल सकती है? क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है? ये सारी की सारी बातें आपकी कमर्शियल वायबिलिटी पे होंगी। यानी आप ये कहोगे कि although the profitability of product C does not seems to be viable, however, if I include this project, what will be the reaction of the shareholder? Is it something that we are doing it for the perspective of generating goodwill for the company? Will the customer feel more? If I close down this business, हो सकता है कस्टमर आपको रोना शुरू कर दे, कस्टमर बोले कि यार ये क्या ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से ए और बी बिकता है। लेमन मैक्स का वो जो है उसके साथ अगर मैं वो स्पंज ना दूं तो लेमन मैक्स भी नहीं बिकेगा। स्पंज मेरी प्रोडक्ट बिकती नहीं है, पैसे नहीं लगाते लोग, फ्री में हासिल करना चाहते हैं। भाई मैं टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश ना दूं तो यार क्या फिर टूथपेस्ट भी बिकना बंद हो जाएगा? ज्यादातर लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं इस वजह से ताकि वो टूथब्रश भी मिल जाए। तो इसका मतलब है सर, कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब है 360 डिग्री। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव, you have to think from the employees perspective, you have to think from the loan providers, government, हर किस्म के perspective से, जो जबरदस्ती के perspectives नहीं, जो वहां नजर आ रहे। जाहिर है 2-3 स्टेक होल्डर्स ही नजर आएंगे जिनके perspectives आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे, आपको उनके perspective से देखना। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है आपको? ये बात समझ आती है सर? तो कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब है 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी। अब सर जब यहां तक मुझे ये बात क्लियर हो गई ना, जब ये सारी बातें मुझे समझ आ गई, तो इसका मतलब है कि सर आपने हमें 2-3 चीजें बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर दी है। नंबर 1 इज दैट दिस एग्जाम इज ऑफ 3 hours and 15 minutes। 15 दिन पहले इसका प्री सीन आएगा। इस एग्जाम में 3 से 4 एग्जिबिट्स होंगे। इस एग्जिबिट्स में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 टास्क होंगे। सर 4 इंफॉर्मेशन हमें पेपर से पहले पता हो जानी चाहिए। हम पेपर में बैठेंगे और सबसे पहले उन 4 चीजों को, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इन 4 चीजों को ढूंढेंगे। who we are, whom we are reporting to, which professional format is tested and which professional skill is going to be tested। सर इस पूरे पेपर के कंटेंट जो है वो तकरीबन 100-110 घंटों के हैं। इस पूरे पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल। सर ये जो टेक्निकल स्किल है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये जो प्रोफेशनल स्किल है इसके अंदर 5 एरियाज है। विदाउट टेक्निकल प्रोफेशनल नहीं हो सकता, विदाउट प्रोफेशनल टेक्निकल नहीं हो सकता। इट गोज ऑल द वे अराउंड। ये आइसोलेशन में मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर मेरा टेक्निकल अच्छा तो मेरा प्रोफेशनल अच्छा, अगर मेरा प्रोफेशनल अच्छा तो मेरा टेक्निकल अच्छा। मैं 20 मार्क्स हासिल करने बैठ जाऊं और 80 को छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। मैं 80 मार्क्स हासिल करने बैठ जाऊं और 20 को छोड़ दूं, ये पॉसिबल नहीं। फिर सर इसके बाद हमने इन 5 एरियाज को आइडेंटिफाई किया, इन 5 एरिया को देख लिया। अब सर इसके अलावा हमारे पास, मुझे ये बताएं सर, ये जो टास्क होंगे इसकी नॉर्मली नॉर्मली सर इन टास्क की हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो में कितना रिक्वायरमेंट के कितने कितने मार्क्स होते हैं? देखो हमारे पास जो टास्क 1 होता है ना, वो नॉर्मली उसके अंदर ए बी मौजूद होता है। पार्ट ए हो सकता है 25 मार्क का, पार्ट बी हो सकता है 15 मार्क का। इसी तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी डिवाइड हो सकता है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा,
ये तो खैर हमारी टास्क की रिक्वायरमेंट होगी। सर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसके बारे में बच्चा सुनता है तो कहता है यार ये प्रेजेंटेशन हमें बनानी पड़ेगी, नहीं बना। आपको पता है प्रेजेंटेशन में उसने आपसे करा क्या? उसने गेम क्या किया? उसने आपसे कहा है कि मैं आपको एक बॉक्स दूंगा, उस बॉक्स में आप प्रेजेंटेशन की हेडिंग डालो, और उसमें ना मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के कोई एडवांटेजेस का बताओ, तो आप उसमें चार तीन एडवांटेजेस बता रहे हैं। फिर उससे रिलेटेड एक और बॉक्स लूंगा, उसकी हेडिंग होगी नोट्स, उसमें आप इन तीन एडवांटेजेस को पैराग्राफिक फॉर्म में बता दो। बस ये प्रेजेंटेशन बन गया। कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बनानी, कोई मटेरियल नहीं ढूंढना, कोई गूगल पे नहीं जाना, ना ही आपको गूगल पे जाने की इजाजत है, ना एग्जामिनर आपको जाने देगा, बिकॉज उसको भी पता है कि गूगल पे जाके तुम प्रेजेंटेशन के अलावा सब कुछ ढूंढो। तो आपने करना क्या है, हेडिंग वाला एक आपको बॉक्स दिया जाएगा, एक नोट्स वाला बॉक्स दिया जाएगा। उस हेडिंग वाले बॉक्स में आप प्रेजेंटेशन स्लाइड की हेडिंग डालोगे, तीन एरियाज एंड नोट्स। दूसरी हेडिंग, अगर दो प्रेजेंटेशन पूछी आपसे, दो प्रेजेंटेशन स्लाइड की सेकंड की हेडिंग नोट्स खा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा सर, अब ना इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, सर जो कि शायद ही आपको किसी पेपर में पता हो डे वन से, लेकिन आपको इस पेपर में पता है, वो क्या है सर? सर वन वन वैलिड पॉइंट will give you 2 marks। एक वैलिड पॉइंटर आपको 2 मार्क्स दिलाएगा, लेकिन इसके आगे एक है बट। अच्छा, मैंने अभी ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि सर ये वैलिड पॉइंट क्या होता है। जो आप सोचते हो वैलिड है, ये वो वैलिड नहीं, लेकिन ये वैलिड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बट देर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है बेटा? अगर आपसे रिस्क का सवाल आ जाए और वो बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इम्पैक्ट, अगर बेटा 2 कॉलम है सवाल में, तो आपको मिलेंगे 1.3 मार्क्स। लेकिन 3 कॉलम है, रिस्क, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन रिकमेंडेशन जो भी, तो आपको मिलेंगे 1 point = 4 मार्क्स। ठीक है ना? जनरली स्पीकिंग 1 point = 2 मार्क्स। ये जनरल सिनेरियो है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी। बट ये पॉसिबल है कि आपको 2 कॉलम वाला सवाल आ जाएगा तो 1 point = 3 मार्क्स, और अगर 3 कॉलम वाला सवाल आ गया तो 1 point = 4। ये आपकी एक्सेप्शन। लेकिन सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि सर ये जो वैलिड पॉइंट है इसका क्या मतलब होता है, ये वैलिड पॉइंट का क्या मीनिंग है एक्चुअली। तो आओ देखते हैं सर वैलिड पॉइंट का क्या मतलब। सर वैलिड पॉइंट का मतलब होता है, मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय वैलिड पॉइंट। वैलिड पॉइंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई द पॉइंटर। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सेपरेट सीईओ एंड चेयरमैन विद इन द कंपनी। अब ये तो तुम्हें पता होगा, चेयरमैन और सीईओ अलग अलग होना चाहिए, है गुड गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है, पता है ना? Chairman is the head of the board, CEO is the head of the executive director. Together, what are the benefits of having the separate CEO and chairman of the company? अब पहले तुम pointer valid pointer identify करोगे। CEO and chairman are two head level positions that provide strategic visionary leadership to a company. If the CEO and the chairman of the company are two separate persons, this is going to present more impact on
different stakeholders view within the company. मैंने ये पॉइंटर आइडेंटिफाई किया, अभी भी वैलिड नहीं हुआ. लिंक टू दी सिनेरियो. अब आप इस पॉइंटर को लिंक करोगे. इन कंपनी PQR, the chairman and CEO currently are the same person. Due to the fact that they are the same person, so the board of director or corporate governance code recommend to have the assessment of having two different person on these two different roles. अभी भी पूरा पॉइंटर आइडेंटिफाई नहीं हुआ. State the advantage. By having two different person on the CEO and the chairman role, the integration of the corporate strategies for the company stakeholder will be more profoundly presented in front of the stakeholders. मुबारक जी, तुम्हें मिल गए 2 पूरे मार्क्स. पूरे लिख रहा था, 2 मार्क्स. Number 1, identification of the point. Number 2, linkage with the scenario. Number 3, how can you call it as an advantage? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा चेयरमैन और सीईओ 2 अलग अलग लोग होने चाहिए हैं. क्यों अलग अलग होने चाहिए? एक विजनरी इंपैक्ट रहता है, लेकिन इस विजनरी इंपैक्ट का कंपनी को, किस कंपनी की बात हो रही है? PQR के बारे में बात कर रहा हूं. क्या फायदा होगा इस विजनरी इंपैक्ट की वजह से? हम वो एरिया स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को, जिसको वो सोचते होंगे कि यार अगर एक बंदा बैठेगा तो हो सकता है हमारे इंटरेस्ट को खा जाए. तो क्योंकि हम 2 लोग मौजूद हैं और 2 लोग मिलकर एक पोजीशन पे आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आ रहे हैं, एक सिमिलर कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब है हम शायद सही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस हवाले से. So you're going to get 2 marks. और मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिए कि अगर आपको इस 2 मार्क्स की एक्सेप्शन पता करनी है तो आपके पास 2 कॉलम हो सकते हैं और 3 कॉलम हो सकते हैं. अगर आपके पास 2 कॉलम होंगे तो आप जो है वो 3 मार्क्स गेन करोगे. अगर आपके पास 3 कॉलम होंगे तो आप जो है वो 4 मार्क्स गेन करोगे. यहां तक अभी किसी का कोई सवाल है? अगर सवाल नहीं होगा तो मैं आपको डायरेक्ट पेपर पे उतारूंगा. मैं दिखाऊंगा पेपर क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एग्जाम में 20-80 कैसे डिवाइडेड है. मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एग्जाम में वो जो मैंने 4 चीजें आपसे कही थी ना, वो कैसे हो सकते हैं. कोई सवाल है किसी का तो प्लीज पूछो मुझसे. टास्क के अंदर अलग-अलग. बिल्कुल, हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा. टोटल 20 मार्क्स है प्रोफेशनल के. अब ये जो 20 मार्क्स है ना, पहले क्या होता था, वो एक ही स्किल एक ही पेपर में 2 बार भी टेस्ट कर लेता. अब ऐसा नहीं हो सकता. इस एग्जाम में जो चेंजेस किए हैं उन्होंने, वो ये किए हैं कि अब इस एग्जाम के अंदर एवरी स्किल विल हैव इक्वल मार्क्स एंड विल बी टेस्टेड वंस. यानी 5 into 4 is 20. So every skill will have equal mark and every skill will be tested once. अच्छा, पहले बचत पता क्या होता है? बचत कहो या बुराई कहो, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट इंपैक्ट क्या होता है? एक बच्चा, उसको स्केप्टिसिज्म नहीं आता, किस्मत खराब थी, 2 मरतबा स्केप्टिसिज्म 5-5 मार्क्स का पूछ गया. मार्क्स भी डिफाइन नहीं होते थे. 3 मार्क का भी पूछा जा सकता था, 5 का भी, 4 का भी. अब क्या होता है? स्केप्टिसिज्म पूछा, नहीं आता, 4 मार्क तो गया मेरे, लेकिन बाकी सब आता है, तो मुझे पता है स्केप्टिसिज्म दोबारा नहीं आ सकता इस एग्जाम. So every skill has equal chances of being tested in the exam and every skill will be tested of 4 marks. So there are 5 skills, 5 into 4 is equal to 20 marks. ठीक है जी. और कोई सवाल है? पर वीक कितनी क्लासेस होंगी ये भी मैं बता रहा हूँ. सर ये हेडिंग एंड नोट्स वाले सेक्शन रिपीट कर दें. बेटा, हेडिंग और नोट्स वाले सेक्शन में मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्लाइड का सवाल आ जाता है तो आपको 2 बॉक्सेस दिए जाते हैं. इन 2 बॉक्सेस में पहले बॉक्स के अंदर आपको पॉइंटर बनाने होते हैं. मिसाल के तौर पर बोलता है प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड इन रिगार्ड विद द एडवांटेजेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. अब आप बताओगे भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन आती है. पॉइंटर नंबर 1, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कस्टमर की ऑन टाइम इंटीग्रेशन हो सकती है
विद द कंपनी, पॉइंटर नंबर 2। आप अर्ली वार्निंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पॉइंटर नंबर 3। अब आप पहले वाले पॉइंटर को नीचे जाके एक पैराग्राफ में डिफाइन करोगे, दूसरे वाले पॉइंटर को दूसरे पैराग्राफ में डिफाइन करोगे, तीसरे वाले पॉइंटर को तीसरे पैराग्राफ में डिफाइन करोगे, बन गई प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चीज पता है क्या है इस एग्जाम में? दो चीज। पहली चीज, मैं अंग्रेजी में एक जुमला बोल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट आंसर एंड अ गुड आंसर। The best answer is going to be an answer which have the application of model in the answer where applicable, and the good answer will be an answer without the application of model. सर अब ये मॉडल कौन सी बला है? टेक्निकल एरिया में आपको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे। कुछ मिसाल देता हूँ, आपने एक मॉडल सुना हुआ होगा, एक मॉडल है आपका मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स मॉडल, आपको याद करना। एक मॉडल है आपके पास BCG मॉडल है, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, आपको पता होना चाहिए। एक मॉडल है आपके पास एनसॉफ ग्रोथ मॉडल, आपको पता होना चाहिए। एक मॉडल है आपके पास SFA मॉडल, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, आपको पता होना चाहिए। जहां पर मॉडल की एप्लीकेशन हो सकती है, अगर तुम मॉडल की एप्लीकेशन लगाते हो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने के चांस, बेस्ट आंसर। लेकिन सर क्या मैं विदाउट मॉडल भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाऊं, और लगना चाहिए था लेकिन मैं ना लगाऊं, जेनरिकली बात कर लूं और वही बात करूं, तो सर अगर किसी ने मॉडल लगाया है तो 100 में से 90 मिलेंगे, किसी ने नहीं लगाया तो 80 मिलेंगे। द डिफरेंस, फेल का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, वो तो आप मेरे पास से पढ़े, फेल तो नहीं होना, अच्छा और बुरा हो सकता। तो बुरा भी क्या होगा कि आप पास हो जाएंगे, अच्छा क्या होगा कि आपकी पोजीशन आ गई। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अच्छा, अब और कोई सवाल है किसी का? वरना मैंने आपको एक दो चीजें और दिखानी। यार पहले डिफर करते थे, अब जो है उन्होंने एक ही रोल रखते हैं ज्यादातर, 99%। देखिए अभी तक उसने इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि हम डिफर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अभी तक पिछले 5-6 सालों में, मतलब 5-6 अटेम्प्ट में जितने भी पेपर देखे उसमें डिफर नहीं करते, एक ही रोल दे, पूरे टास्क एक ही रोल दे। लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लिसिटली कहा नहीं है कि हम एक ही देंगे थ्रू आउट पेपर, थ्रू आउट पेपर की बात कर जी। और कोई सवाल किसी का? नहीं। अच्छा, अब इस एग्जाम का ना सर पासिंग रेशो तो होगा 10-20%, 30% होगा सर, 30% होगा नहीं सर। इस एग्जाम का जो ग्लोबल पासिंग रेशो है ना, मैं अपना भी बताऊं और मैं बिल्कुल सही बताऊं और वेरीफाई करके करवाऊंगा, जो इस एग्जाम का ग्लोबल पासिंग रेशो है ना, दैट हैज नेवर एवर deteriorated from 49%, bare minimum 49%, और मैक्सिमम इट हैज गॉन टू 52%। मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, यानी आप 100 बच्चा पेपर दे रहा है ना, तो 49 में तो पास होने होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता 49 पास है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, ये थोड़ा सा ना मैं क्या कह सकता हूँ, मास्क ओरिएंटेड बात, इसके ऊपर मास्क पहना है, किसी मास्क लगाया बैठा, बात छुपाई भी है, छुपाई भी क्या है सर, ये है अंग्रेजी का एग्जाम, तुम्हारी मदर टंग अंग्रेजी है नहीं, ये अंग्रेजी का एग्जाम, तुम्हारी मदर टंग अंग्रेजी है नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 49 to 52% पासिंग रेशियो है ना, देखें जो FR का एग्जाम है, IFRSS का एग्जाम है, उन तमाम एग्जामिनेशन के अंदर ना हम लोग अपना आपको बड़ा प्रिविलेज समझते हैं, बिकॉज एशियंस ना अकाउंटिंग में नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू गोरे। मैं गोरों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली नीदरलैंड में ना एक कॉर्पोरेट है क्रो के नाम से, क्रो अकाउंटिंग फर्म के नाम से ना, यहाँ पे भी इसकी ब्रांचेस है, तो मैंने अभी उसको लास्ट ईयर जो है ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग दी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग दी थी हम लोगों ने, कोई तकरीबन 30 से 40 घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग रही थी। वहाँ पे ऑडिट कंपनी के पार्टनर्स, मैनेजर्स और पाकिस्तानियों से बड़ा खुश होते हैं वो लोग कि यार ये पाकिस्तानी है, तो हम लोग बड़ा प्रिविलेज हैं कि हमारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, यकीन माने हमारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं। ठीक है, हम लोग लैक करते हैं अंग्रेजी, इसके अंदर ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके गोरों को। अगर आप मुझसे लोकल पूछो ना, ऑल दो इसकी कोई ऑफिशियल स्टार्ट्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे लोकल रेट पूछो, लोकल अमाउंट पूछे ना, तो जाहिर है लोकल जो है ना, ये अप्रॉक्स, बेटा टोटल रिक्वायरमेंट 3 होती है एग्जाम में आपकी, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, डिवाइडेड होती है बीच में 35-40, 35-25 मार्क्स की हर टास्क होता है। अच्छा,
हमारा जो होगा ना, अगर मैं ऐसी सेफ साइड बोल रहा हूँ, तो होगा 40%, 38%। मेरे लास्ट जितने भी बैचेस गुजरे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेजॉरिटी ऑफ बैचेस का रिजल्ट आर मोर देन 60%। और एक बैच तो ऐसा भी गया है, जो ऑफिशियल बता रहा हूँ रिजल्ट, जिसमें जो हम एसीसी से हमारे पास आते हैं, उसमें 71% भी गया था हमारे बैच के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा फेल हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बच्चा पास हो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि भाई इस चीज की बहुत बड़ी वजह हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मेरा पूरा सेशन एक तरफ, मेरा वर्कशॉप प्री सीन का एक तरफ, वो आखिरी के 40 घंटे ना आइसिंग ऑन द केक होगा। आप कभी जाके ना ऐसी फेसबुक पे रैंडम लिखना, किसी फेसबुक ग्रुप पे जाके शेख बिलाल से पढ़ रहा हूँ, आपको ना 2 कमेंट मिलेंगे। पूरा सेशन बहुत अच्छा है, यार मैंने ना वर्कशॉप लिया, बड़ी तबाही की। ये आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। यार वर्कशॉप मैंने ली, बहुत अच्छी थी यार, पूरा सेशन बहुत, यार वर्कशॉप बहुत अच्छी थी यार, पूरा सेशन बहुत है। यकीन माने इसके अंदर जो प्रैक्टिस का एरिया ना भाई, वो आखिरी के 40 से 50 घंटे में सबसे ऊपर आएगा। वो बिल्कुल पूरे केक की ना वो सामने लेके आ जाएगा कि देखो ये कितना खूबसूरत बना दिया। तो सर इसके अंदर आपको, आपका काम बहुत है, मेरा तो है ही है, आपने प्रैक्टिस करवा दी। सर ये प्रैक्टिस की बातें कर रहे हैं, तो सर आपने कभी कोई तूफानी काम भी किया है जिसकी वजह से बच्चों का कोई ऐसा मामला हो? पिछले 5 अटेम्प्ट से पाकिस्तान टॉप, और किसी के पास नहीं, सिर्फ तवानीस के स्टूडेंट्स यानी मेरे स्टूडेंट्स के पास। पिछले कंजेकेटिव 5 अटेम्प्ट, देर इज नो अदर पाकिस्तान टॉप अराउंड पाकिस्तान, जिसमें हमारे पास जो है वो पिछले 5 अटेम्प्ट से, आई एम द प्रिविलेज वन के जिसके पास पिछले कंजेकेटिव 5 अटेम्प्ट से पाकिस्तान टॉप मौजूद है। यानी हमारा कोई पाकिस्तान टॉप किसी और टीचर के पास नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि वी हैव ग्लोबल टॉप। हमने टोटल पिछले, जब से ये स्टार्ट हुआ है आपका एसबीएल का एग्जाम, मेरे पास 9 पोजीशंस है जो कि बच्चों ने अटेन किया है। जिम्बाब्वे से है, बहरीन से है, डिफरेंट डिफरेंट ममालिक से, और पिछले कंसेक्यूटिव 5 अटेम्प्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप हमारे ही पास से निकलता है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि मेरा ही फायदा है, मेरा ही कंट्रीब्यूशन है। नंबर वन, एक तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात ये कि यार इसमें बच्चों की बड़ी कंट्रीब्यूशन, बच्चे ने मेहनत की है, उसकी वजह से उसका पाकिस्तान टॉप बना है, डेफिनेटली बना। ठीक है जी। अच्छा, जो चीज मैं करवा सकता हूँ, ये जिस चीज की मेरी मेहनत है ना, जो मैं बड़ा प्रिविलेजली ये बात कहता हूँ कि मेरी मेहनत है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। एक मिनट में आपको ये इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, फिर हम अपने पेपर पे आएंगे, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, ये वैसे आपने देखी हो, बट ऐसी शो कर रहा हूँ मैं। कितनी क्लासेस होती है मस्त क्लास, जल्दी आ जाओ भाई। ये देखो, सो ये हमारे पास, आप अगर इमेजिन करें जून 2024, सॉरी मार्च 2024, एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, आई मीन तुक्का मारो, कितने मार्क्स होंगे राजिया के पाकिस्तान टॉप लाने के? आपको पता है, 95 मार्क्स। और मजे की चीज बताओ, फिर भी वर्ल्ड टॉप नहीं था। हम दोनों अफसोस में रोए थे भाई, मतलब इमोशनली रोए। मैंने राजिया को कहा था, मैंने कहा राजिया वर्ल्ड टॉप है बेटा। उन्होंने कहा सर मेरा आज तक कभी एसीसी में कोई टॉप नहीं आया, इसका पहला टॉप था। और मैंने इनके अब्बा को बोला, मैंने कहा आपने जो है ना माशाल्लाह से जबरदस्त। उन्होंने कहा आपको लग रहा है वर्ल्ड टॉप? मैंने कहा सर 95 से ऊपर क्या होगा, पाकिस्तान टॉप बना। उस टाइम में वर्ल्ड टॉप इससे ऊपर था। चलो छोड़ो, क्या होंगे मार्क्स इसके, इस बच्चे के बाद 94। मैंने कहा बात अब तो वर्ल्ड टॉप होगा। कह रहा, नहीं सर, पाकिस्तान टॉप। मजे की चीज बताऊं जीशान, क्या होंगे मार्क्स? 86, सात 84, नाइजर 86। कितना बड़ा डिफरेंस है ना, 95 एंड 86। ठीक है जी। उसके पेपर की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखा दूं ना, मैं दूंगा आपको इसके आंसर, सजेस्टेड आंसर, आप बोलेंगे यार, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मैं भी ऐसे नहीं लिख सकता शायद, इतना अच्छा आंसर, इतने स्ट्रॉन्ग आंसर्स। लेकिन सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब आप वो सुनो। ये देखिए,
सर ये मेरे लास्ट बैच है सितंबर 2025, और इस लास्ट बैच में टोटल चेक्ड पेपर्स की तादाद बता रहा हूँ। एसबीएल के अगर आप देखो तो हमने 231 पेपर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टास्क, 231 पेपर्स चेक किए, और 118 P1 P3 जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में होगा, उसकी क्योंकि कम क्यों है, क्योंकि सर जाहिर है वो हमारे पास सिर्फ शुरू के 50% ऑफ द कोर्स तक होता है, उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं एक बात पे ना थोड़ा सा परेशान ये रहता हूँ कि यार अगर एक एग्जाम को चेक करने के लिए मैंने एक बच्चा रख, मिसाल के तौर पे शानूर को, मैंने कहा यार आप मेरा तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैंने कहा यार तुम्हें जो है ना मैं पेपर दे रहा हूँ चेक करने को, तुम चेक करके मुझे दे दो, मुझे तसल्ली नहीं आएगी, मैं पेपर खुद चेक करता हूँ। मेरा ना एक वर्क स्पेस बना हुआ, आप मुझे पेपर भेजेंगे, मैं उस पेपर पे बैठूंगा आधा घंटा, पौना घंटा, इनफैक्ट जिसमें ज्यादा टाइम लगता है ना, बहुत मिस्टेक होता है, तो मैं बच्चों को 4 बातें भी सुना देता हूँ कि अभी बेवकूफ आदमी तूने 2 घंटे मेरे जाया कर दिए इस पेपर के चक्कर में, लेकिन मैं करता हूँ, मैं आपके पेपर चेक करता हूँ, मैं आपके पेपर पे खुद रिव्यू, मैं असिस्टेंट पे बिलीव नहीं करता। तो आपके पास असिस्टेंट है ही नहीं, आप क्या करते हैं, मैं असिस्टेंट है, दे आर नॉट पेपर चेकर्स, दे आर नॉट पेपर चेकर्स। व्हाट डू दे डू इज कि जिस पेपर के अंदर मैं चेकिंग के लिए कमेंट डालता हूँ ना, उसको फॉर्मली अटैच कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई यार ये मैंने आपको ना 10 बच्चों के पेपर भेजे, अब आप एक काम करो, एक एक्सेल की शीट बनाओ, इनके पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक की सारी मिस्टेक्स लिख के दे दो, इनके पहले पेपर उठाओ जो मैंने मिस्टेक्स लिखी हुई है, और जो आखिरी पेपर उठाओ जो मैंने मिस्टेक्स लिखी, उधर से लेके आखिर तक की सारी मिस्टेक लिख दो, इसको मैं एज अ गिफ्ट दूंगा। एंड में जाके जब ये देखेगा ना इसको, तो कहेगा यार मैंने पहले पेपर में मिस्टेक किया, दूसरे में एक किया, तीसरे में एक किया, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, अब ये 10 मिस्टेक्स जो 10 पेपर में आइडेंटिफाई हुई ना, ये दोबारा नहीं करना, ये उस एग्जाम के दिन में नहीं। लेकिन ये तमाम बातें तो तब है जब हम सर पेपर चेक कराएंगे, अगर हम चेक ही नहीं कराएंगे तो आप मिस्टेक ही नहीं ढूंढेंगे, तो मिस्टेक ही नहीं ढूंढेंगे तो डायरेक्ट पहले दफा पेपर में मिस्टेक पता चलेगी। तो खुदा रहा भाई, देखिए मैं आपको सीधी बात बता दूं, मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ पढ़ना है, मुझसे अगर आपने सिलेबस लेना है, तो मैं आपको ये बता दूं 2 बातें, मैं थोड़ा सा मुंहफट किस्म का आदमी हूँ। अगर आपने एसबीआर पढ़ा तो मैं कम लगूंगा आपको, अगर आपने सर हुसैन से एसबीआर पढ़ा है तो मैं मुंहफट नहीं लगूंगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको हो सकता है क्लास के अंदर ये लगे कि यार सर बिलाल ने मुझे क्लास में डांट दिया कि ये क्या, मतलब मैं हो सकता है आपको पेपर चेक करने आऊँ, मैं बोलूँ यार ये टास्क आपने करना है, मैं आपके पास आऊँ, मैं बोलूँ क्या बेहुदा काम किया, क्या बकवास लिखी है तुमने, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, एक बहस में ऐसा हुआ था, मैंने किसी को बोल दिया था, वो उसने बोला यार सर आपने क्लास में मेरी बेइज्जती क्यों की, और ये वो, तो और एक खातून रोने लगी, तो मैं फिर ये कह रहा हूँ देखिए आई एम योर टीचर, यहाँ जो बेइज्जती होगी ना अच्छा हो जाए, एग्जाम में हो गई ना तो बहुत डर लगता है, पेपर फेल से ना मुझे ज्यादा डर लगता है, तो हमने पेपर फेल नहीं करना यार, एग्जाम में नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर, यहाँ बेइज्जती होगी ना, कौन सा आपका रिश्ता लग रहा है यार, खैर है, बाहर जाके पता भी नहीं किसी को, याद भी नहीं होगा, मैं भी नहीं याद रखूंगा कि मैंने आपको डांटा, लेकिन डांट पड़ेगी यार, डांटे बगैर काम नहीं हो, नहीं करेंगे काम, मैं बोलूंगा, मैंने आपको बता दिया डे 1 पे, मैं बता रहा हूँ मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना, मैं आपको ना एंड में आके मैसेज करूंगा बेटा आपने एक भी एग्जाम चेक नहीं करा, यार आपने 2 एग्जाम टोटल चेक कर, मेरे पास लास्ट बैचेस के रिजल्ट्स हैं, और बच्चों के जो है ना व्हाट्सएप पे, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ तरीका, आपने ना जब मुझे पेपर चेक कराने भेजना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन का नाम लिखना है, क्वेश्चन मिसाल के तौर पे मार्च 2025 या जून 2025 का एग्जाम है, उस नाम के बाद आपने लिखना है फिजिकल प्लस ऑनलाइन बैच, और आपने डायरेक्ट मुझे मेरे डीएम में भेजना, मैं चेक आंसर आपके ग्रुप पे भेजूंगा, मैं आपका जो चेक आंसर है ना वो आपके ग्रुप पे भेजूँ, जो आपका ग्रुप बना हुआ, एग्जाम मतलब पास पेपर, ऑब्वियसली एग्जाम का मतलब पास पेपर है, तो पास पेपर आप मुझे भेजेंगे, मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा, और आप सब सब देख सकते हैं कि आपने क्या कारनामा अंजाम, फिर जब हम चला रहे होंगे ना तो पूरे सेशन में 7-8 एग्जाम आप कर चुके होंगे, फिर मैं प्री सीन के ऊपर अपना एक एजुकेटेड गेस बनाऊंगा, मैं प्री सीन के ऊपर 2 मॉक एग्जाम बनाऊंगा, पहला काम क्या करूंगा, प्री सीन पे एक एनालिसिस बनाऊंगा, 40 पेज का एनालिसिस होगा, जिसको मैं पढ़ाऊंगा कि बेटा पूरा सिलेबस का रिवीजन होगा, सिलेबस पढ़ा दिया, 15 दिन पहले प्री सीन आ गए, चलो जी प्री सीन पढ़ते, पढ़ा 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 समझ आ गया, चलो जी मुबारक हो प्री सीन होगा, अब मैं बोलूंगा आओ जी मैं इसका एक एनालिसिस देता हूँ, अब वो 40 पेज का एनालिसिस होगा जिसमें हर टॉपिक कनेक्ट होगा प्री सीन से, जब हर टॉपिक प्री सीन से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा अब हम लोग एग्जाम से 1 हफ्ता पहले रह गए,
4 दिन पहले रह गए। अब लो जी पहला मॉक एग्जाम जो इस प्री सीन पे बना हुआ है, ऐसे जैसे एग्जाम होता है इसी तरह का मैंने एक बना के दिया। फिर मैं आपको दूंगा लो जी दूसरा मॉक एग्जाम जो कि एग्जाम की तरह का होता है, लो जी मैंने आपको दूसरा मॉक एग्जाम बना दिया। तो आप इन 2 मॉक एग्जाम को करेंगे, मैं चेक करूंगा, मार्क्स दूंगा, बताऊंगा पास होकर के फेल। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू डू अ वंडरफुल एलिमेंट। अब एक बात बेटा, थोड़ा सा जो भी प्री सीन का आपके पास एनालिसिस होगा, जो भी प्री सीन के आपके पास मॉक होंगे, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है, उसका रियल एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, उसके उसमें से हो सकता है कुछ भी ना आए रियल एग्जाम में, बट इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। फिर सर ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो। सर हमारी क्लासेस के टाइम्स क्या होंगे और डे क्या होंगे और क्या होगा, 2 चीजें आप अपने दिमाग में रख लें। नंबर 1 इज कि हमारी क्लास होती है वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 6:30 टू 9:15 तक जाते हैं, 9:15 9:20 तक जाते हैं, 9 o'clock तक भी जा सकते हैं, जब जितना हमारे पास होता है टाइम। वैसे 9 से के करीब करीब जाते हैं। दूसरी बात ये एनएस आप क्या भेज रहे हैं? ये किस चीज का आपने ग्रुप की नहीं? हाँ ओके। दूसरी चीज ये कि मैं मेरा नंबर है, ये आप नोट कर लें। हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन की या नहीं की, ग्रुप में ऐड होगा। अभी आपको ग्रुप में ऐड होना बहुत लाजमी है, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ नोट्स फॉरवर्ड करूंगा। तो यू हैव टू ऐड योरसेल्फ ऑन द ग्रुप। आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरा नाम ये है और मुझे काइंडली ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप के ऊपर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपका ऐड होना अभी लाजमी है, रिस्पेक्टिव आप रजिस्टर्ड है नहीं है, पेमेंट की है नहीं की, वो बात की बात। नहीं नहीं, हमारा जो रजिस्टर्ड ग्रुप है उसकी बात करें। इसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि आप आपने तो एग्जाम लेना है ना, क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी हो, तो आप ऐसे अगर नहीं लेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, ले लेंगे तो ऐड रहेंगे। तो इसके ऊपर आपका ऐड होना जरूरी है। इसमें आप अपना नाम के साथ लिख के मुझे भेज देंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। इनिशियली 3 क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद जब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट से पहले आपको भी पता है कि करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। किसी ने 2 पेपर दिए? मैं आपने कौन से दिए? अरे माशा, तो अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता ऊंच नीच होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, चलो फिर आप मुझसे अकेले में आगे पूछेगा। बाकी मेरी आपको सजेशन ये है कि जो भी एग्जाम आप देते हैं, अगर आपने 2 एग्जाम दिए होते हैं और उसमें खुदा ना खास्ता एक रुकता है, तो फिर मैं कहता हूँ कि दोनों दो अगले भी दो। क्योंकि आपका एक रुका है तो उसका मतलब है कि आपको एक आता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, अगर आपके बहुत ही पथेटिक मार्क्स हैं तो मैं कहता हूँ एक दे दो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो मैं कहता हूँ कि मतलब अच्छे का मतलब है 48 45 46 44, तो मैं कहता हूँ फिर 2 दे दो। दूसरी बात ये, मैं कहता हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। इफ यू, मैं जैसे क्या करता था, मेरा जब भी एग्जाम रखता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू गो फॉर अ न्यू पेपर। क्यों? मुझे ऐसा होता था मेरी मोटिवेशन मर गई उसको दोबारा देने। लेकिन मेरे जमाने में रिफ्रेशर क्लासेस होती थी, तो मैं क्या करता था, नया देता था, फिर अगली अटेम्प्ट में रिफ्रेशर क्लास लेके दोबारा देता। तो मुझे ये मेरी 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 जिंदगी में मुझे ये इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ लोगों को अगर नहीं, पुराना पेपर पड़ा हुआ है, मैं वही दोबारा देना चाहता हूँ, ठीक है कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मतलब क्या चीज? तकरीबन 15 मिनट में निकलेंगे, 15 मिनट से। अच्छा, तुम करके देखो, अगर नहीं रहते तो मैं आ जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारी क्लास का टाइम यहाँ पे डिफाइन हो गया है। दूसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सर जाने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। एक चीज मेरे ख्याल में हमें अगर नजर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर एग्जाम का पेपर देख लेते हैं। अगर मैं एग्जाम का पेपर आपको दिखा दूंगा ना, तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो बातें मैंने की है ना,
वो बातें सही हैं या नहीं। अच्छा, पेपर दिखाने से पहले मैं आपको ऐसी फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड, मैं कर लेता हूँ। बताता हूँ। स्टडी अप, बीपीपी, कैप्लान, एवरी अदर थिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू माय नोट्स। ठीक है, कुछ दिनों में आपकी जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे मेरे नोट्स का गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा। वेल अपडेटेड नोट्स, हर चीज जो कि स्टडी अप से है डाली हुई है, जो कि बीपीपी से है डाली हुई है, एलएसबीएफ से है डाली हुई है, कैप्लान से है डाली, बड़े वेल अपडेटेड नोट्स है। मेरी आपको एडवाइस है, उसके मर्जी आप, उसके बाद अगर आप कोई स्टडी भी लेना चाहते हैं, कोई बुक भी खरीदना चाहते हैं, कोई बुक नहीं खरीद, हर नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा। वल्ला आलम अगर उसमें से 2 रुपए की भी चीज नजर आए ना कि यार ये सही नहीं है, तो फिर आप मुझे बोलना कि यार सर स्टडी अप भी उठा लो, ये भी उठा लो। स्टडी अप से मैंने खुद चीज निकाली, मैंने ये अपनी तरह से नहीं बनाया, जो अपनी तरह से बनाया वो भी लिखा हुआ है। ये फला चीज स्टडी अप से निकाले, मैंने उसमें डाल दी, फला चीज बीबीपी से निकाली डाल दी, कैप्लान से निकाली डाल दी, इनकॉर्पोरेट किया, लो जी मुबारक, ये पेपर हो गया। सो आपसे ये देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि आई प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस इस मामले पे है ना, वो काफी एक्सटेंसिव है इन रिगार्ड विद दी लीडरशिप एरिया। मैं इस लीडरशिप एरिया को कॉर्पोरेट लेवल पे भी बताता हूँ और मैं कराता रहता हूँ। सेकेंड चीज जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हमने एक पास पेपर देखना है। मैं आपको ऑल दो ओल्ड पास पेपर दिखा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ओल्ड हो नया हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है। ये देखिए, इस पूरे पेपर में आपका रोल क्या है, हु यू आर, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, ठीक है जी। सेकेंडली, कौन सा फॉर्मेट टेस्ट हो रहा है, ब्रीफिंग पेपर। मुझे ये बताओ, आपके पास जो फॉर्मेट टेस्ट हो रहा है, आप लिख किसको रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आपका जो प्रोफेशनल स्किल है वो कौन सा है, एवेल्युएशन स्किल। सर आप क्या बना रहे हो, फॉर्मेट कौन सा टेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप अभी भी वही हो, ऊपर आपका एक ही रोल है, आप जो है ना एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो। आप किसको लिख रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आपके पास जो प्रोफेशन फॉर्मेट जो स्किल टेस्ट हो रहा है वो कौन सा है, एनालिसिस स्किल। सर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है वो प्रोफेशनल स्किल, यहाँ पे कौन सा टेस्ट हो रहा है, स्केप्टिसिज्म। अच्छा, अब ये 2-2 मार्क्स क्यों लिखा हुआ है, ये पुराना फॉर्मेट है। नया फॉर्मेट के लिए ना वो हमें डाउनलोडेबल नहीं है, तो वो हमें एसीसी के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ मोर और लेस ऐसे ही एग्जाम आता है, मोर और लेस इसी तरह की चीजें आएंगी, टास्क अलग दिए हुए होंगे, प्री सीन अलग होगा। मैं आपको अभी एक प्री सीन तो दिखा देता हूँ, वो तो डाउनलोड हो सकता है। सो आपसे कहते हैं कि भाई ड्राफ्ट मेमो, अब मेमो का फॉर्मेट होगा, किसको लिखना है भाई आपने, मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर को। सर कौन से स्किल टेस्ट होने हैं बेटा, कमर्शियल एक्यूमेंट स्किल टेस्ट होने। फिर आपने क्या लिखना है, रिपोर्ट। सर किसको बनानी है, फॉर दी प्रेजेंटेशन टू दी बोर्ड। सर उसने डिस्क्राइब क्या करना है, कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से डिस्क्राइब करना है, जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल भी दी है। और कह रहा है ये देखो एनपीवी एनालिसिस करके दिखाओ, फाइनेंशियल बात, किसके हवाले से, सीडीएमएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। कौन सा फॉर्मेट टेस्ट हो रहा है सर, प्रोफेशनल स्किल्स आर अवेलेबल टू शो दी स्केप्टिसिज्म स्किल। मार्क्स पे अभी नहीं जाना, मार्क्स 4-4 होते हैं, ये पुराना फॉर्मेट है। फिर कहता है एक स्लाइड बनाओ, प्रेजेंटेशन टेस्ट हो गया। कहता है किसको लिखो, सीएफओ को। क्या लिखो, ब्रीफिंग पेपर। क्या बताना है आपने, कमर्शियल और कम्युनिकेशन स्किल बताना है। सर अब पुराना फॉर्मेट है तो इसमें जरा चीजें जो है वो एग्जिबिट्स की फॉर्म में दी जाती थी। एक मैं आपको जो है यहाँ पे प्री सीन भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, ये है आपका प्री सीन। ये इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, ये कॉर्जेट एयरलाइन कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में वो आपसे क्या क्या बताता है, सबसे पहले आपको एयरलाइन के इंट्रोडक्शन देगा, एयरलाइन इंडस्ट्री क्या होती है। 15 दिन पहले आपके पास आएगा, केपीआईज बताएगा, इन केपीआईज की डेफिनेशन बताएगा। अब यहाँ से आपको कंपनी शुरू करेगा, कंपनी का बैकग्राउंड बताएगा, कंपनी के ग्रोथ टारगेट्स बताएगा, कुछ कुछ ग्राफ्स देगा, कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें बताएगा, बोर्ड का स्ट्रक्चर बताएगा। फिर वो आपको बताएगा कि कॉर्जेट की वेबसाइट क्या है, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। फिर वो आपसे बताएगा कि आपके रेवेन्यूज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रोज, पंक्चुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशो, ये सारे रेशोज वगैरह बताएगा। मजे की चीज ये है कि सर इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं ये करूंगा कि मैं आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंट दूंगा, जिसमें 37 to 40 पेजेस होंगे।
जो पूरे सिलेबस को समराइज करेंगे इस प्रीसिम के हवाले से। सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास आएगा एक मॉक एग्जाम। ये देखिए, ये मॉक एग्जाम की फॉर्मेट पे होगा, ये उसी प्रीसिम से रिलेट करेगा जो प्रीसिम मैंने आपको प्रोवाइड किया। सर ये सारी कहानी है टोटल, इसके बारे में आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए है। मेरा तुमसे सवाल है, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क राइट नाउ? दो तीन चीजों का आपने क्लास से पहले ख्याल रखना है कि आप क्लास में जब आएंगे तो आपने मेरी असाइनमेंट्स पूरी करके देनी है मुझे। मुझे असाइनमेंट भेजने का तरीका, क्योंकि देखिए हमारे पास फिजिकल बैच अलग होता है, फिजिकल और ऑनलाइन बैच एक होता है हमारा, और रिकॉर्डेड बैच अलग होता है। तो रिकॉर्डेड आप अगर मुझे असाइनमेंट भेजेंगे और उसमें नहीं लिखेंगे कि आप फिजिकल क्या है और या रिकॉर्डेड क्या है, तो लेट्स सपोज अगर आपका एग्जाम पेपर उधर चला गया तो आप आखिर तक ये सोचते रहेंगे कि सर ने चेक नहीं किया। तो यू हैव टू राइट इन द फाइल नेम, अंदर फाइल के लिख नहीं, बाहर ही लिख के देना, ताकि मेरे पास जब चेक करूँ ना तो मैं डायरेक्ट आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकूँ। ग्रुप पे सबका ऐड होना जरूरी है, रिस्पेक्टिव आप अभी रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछे। ऑनलाइन वालों का भी कोई सवाल है, आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, आपकी जो प्रीवियस पाकिस्तान वाइज कुछ नहीं है, पाकिस्तान में और ग्लोबल में आप क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की स्टूडेंट हैं क्या लेक करते हैं? इंग्लिश सबसे बड़ा मसला। नहीं वो तो एक बच्ची की है ना, उसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उसकी तो किस्मत का प्रॉब्लम है। लेकिन जो बाकी बच्चों का प्रॉब्लम होता है ना, यानी मुझसे अगर तुम पूछो कि सर फेल होने का रीजन क्या है, फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है अंग्रेजी। देखो इसमें ना आपने 3 घंटे 15 मिनट अंग्रेजी में लिखना, अगर आप 3 घंटे 15 मिनट में अंग्रेजी में लिखने में कुछ कामयाब नहीं हुए ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी अगर आपकी अंग्रेजी की बहुत मिस्टेक्स, देखिए वो ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करता है, कोई बात नहीं, 2 4 6 8 10 कोई, लेकिन पूरी ग्रामर की मिस्टेक आपको, THEIR और THERE का फर्क ही नहीं पता। ठीक है, आपको जो है अंग्रेजी लिखने में ए और एन कब लगता है, वॉवल्स का कुछ आता पता ही नहीं है, आप बिल्कुल ही स्नेल बटन नहीं तो बेटा फिर आपको प्रॉब्लम। फिर मैं हमेशा ही एडवाइस देता हूँ कि भाई आप जो है ना तसल्ली से आंसर राइटिंग के ऊपर इतना फोकस करो, इतना फोकस करो, एग्जामिनर के आंसर पढ़ो, मेरे आंसर पढ़ो, सब कुछ। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, फॉर एवरी सिंगल पास पेपर देयर इज माई आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव। हर पास हर एग्जामिनर का आंसर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं जब पढ़ता था ना तो मैं कहता था काश मेरे सर जैसे मुझे पढ़ा रहे हैं ना वैसे ही एक आंसर भी बना के देते, क्योंकि एग्जामिनर का आंसर पढ़ के तो मुझे लगता था मैं इस क्वालिफिकेशन के काबिल ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था एग्जामिनर ने चांद पे बैठ के लिखे और मैं जमीन पे बैठ के काम, मैं वाकई ये सोचता था। तो इतना अच्छा आंसर, और उसके बाद अगर मेरा आंसर वो पढ़ ले तो 50 भी दे रहा तो उसका एहसान है। बेटा एग्जामिनर का आंसर आइडियलिस्टिक आंसर, मैं आपको वो आंसर अपना भी दूंगा, जाहिर है उसमें से पॉइंट सेम होंगे, ये नहीं हो सकता, लेकिन अंग्रेजी का जो ताल्लुक होगा ना वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पे नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि जो नॉर्मल अंग्रेजी हम लोग घरेलू लिखते हैं जिसमें बच्चा पेपर पास कर सके, उस घरेलू अंग्रेजी का हर एग्जाम का आंसर मेरा प्रोवाइडेड होगा। यानी आप कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे जिसमें आप बोलेंगे सर आपका एग्जामिनर आंसर आपका आंसर है, मैं बोलूँ नहीं, मैंने हर आंसर खुद लिखा, हर आंसर मैंने खुद कोशिश की है लिखूं। हर पेपर के बाद जैसे ही पेपर अपलोड होता है ना मैं उसका आंसर लिखता हूँ। क्यों लिखते हैं सर आप आंसर? ताकि भाई मैं बच्चे के लिए अकाउंटेबल हो सकूं कि सर जो आपने पढ़ाया था हमें आप तो ऐसे बताते हैं, एग्जामिनर का आंसर खोले तो हमें तो समझ नहीं आती, तो आप अपना आंसर लिख दे ताकि हमें समझ आ जाए कि जो हम लिख रहे हैं और जो आपका है उसमें 80% चीज मैच हो रही है, 70% 60% मैच हो रही है, तो सर 50% पे पास हो ही जाएगा। You are going to get my answer, you are going to get my notes, you are going to get everything from my side। हर चीज के लिए मैं प्रिपेयर, आपको भी प्रिपेयर। ठीक है जनाब, कोई सवाल और किसी, कोई सवाल ऑनलाइन वालों का? अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लें इससे पहले कि हम चले जाएं। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन। आज मैं जल्दी ऑफिस ले कर रहा हूँ तो क्योंकि एक तो इंट्रोडक्टरी थी, दूसरा मुझे जरा वापस हॉस्पिटल जाना है, तो हम इंशाल्लाह वेडनेसडे वाली क्लास में 6:30 पे मिलेंगे। डिसीजन आपका होगा, डिसीजन ले लें आप, जो भी फैसला है आपका, कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है कर लें। अगर आपको फिर भी कोई बात मुझसे पूछनी हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा मुझसे पता करनी हो, आपके पास मेरा नंबर आ गया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में सबका ऐड होना ज़रूरी है। मेरी अजम्पशन है कि अगले 110 घंटे 140 घंटे आप मेरे साथ गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरा मकसद आपका सिर्फ पेपर पास कराना। अगर आप मुझे बोले कि सर इस पूरे एग्जाम में आप हमें पेपर पास कराने में फोकस करेंगे, मेरा फोकस होगा एग्जामिनर अप्रोच, एग्जाम रिलेटेड अप्रोच, एग्जाम रिलेटेड टीचिंग। आपको मैं ये बता दूं कि BPP की आप बुक उठाएंगे ना 600 पेजेस की, यू कांट रीड 600 पेजेस इन 3 मंथ्स।
आई कांट डू इट। मैं आपको जो नोट्स, हाँ हाँ, 1000 ऑफ कैपिटल, तो यू कांट रीड 1000 पेज, मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आई वोंट रीड 1000, बट आई वुड वांट टू हैव समवन जो मुझे बोलेगा यार 120 पेजेस के अंदर मैंने सब चीज समराइज कर दी, जितना मुझे जरूरत था मैंने कर दिया, मैं आपको उसको 120 पेजेस 130 पेजेस के अंदर समराइज करके, ठीक है जी। यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। मैं एक मरतबा अपना नंबर दोबारा दिखा देता हूँ सो दैट अगर किसी ने नोट नहीं किया तो 1 मिनट लेके नोट कर लो उसको, ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि हमारे पास जो है वो सारा काम हो जाए इससे। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।